नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज वार्तालाप कार्यक्रम में हमने यहाँ पर इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर विशेष रूप से जम्मू से आमंत्रित किया है सुपरिचित रंगकर्मी और नाटककार श्री बलवंत ठाकुर जी को। थोड़ी देर में हम जम्मू से जो हमारे आज के विशेष अतिथि है बलवंत ठाकुर जी, उनको इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम उनके व्यक्तित्व पर और उनका जो जीवन भर कार्य रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इस बीच में अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जम्मू से जोड़ते हैं सुपरिचित रंगकर्मी और नाटककार श्री बलवंत ठाकुर को। नमस्कार ठाकुर जी, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके दर्शन आज हो गए। आप काफी पर्याप्त फाइनली बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे मालूम है। कई बहुत समय से कोशिश कर रहा था आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि रंगमंच मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। काफी रंगमंच मैं कर चुका हूं, इसलिए साहित्य के अतिरिक्त रंगमंच पर बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी आप जैसे व्यक्तित्व के साथ। आज हम आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत करेंगे और साथ में जो आपका अभी तक का इस क्षेत्र में कार्य रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस बीच में हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। कविता पंत जी बहुत अच्छी कवियत्री कहानीकार हैं, आप अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। और भी मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीच बीच में मैं उनका जिक्र यहाँ पर जरूर करूंगा। रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वे भी जुड़ गए। तो बताइए, जम्मू कश्मीर में आजकल मौसम कैसा है? जो परिधान आपने पहन रखे हैं उससे लगता है कि अब ठंड काफी बढ़ गई है। जम्मू में बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन ठंड शुरू हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ एक ऐसा पीरियड होता है कि जब आपको ठंड शुरू होती है तो आपको लगता है नहीं, अभी ठंड नहीं है, चलेगा चलेगा। तो वन शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट। ये अच्छा है। ये कश्मीर में डेफिनेटली, तो आपको क्योंकि मालूम है बदलता हुआ मौसम है। टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल, जी बहुत जी ज्यादा जी, ठंड हो चुकी मौसम है। बदल रहा है तो हम्म, इस मौसम में हमें सावधानी हम्म, जरूर रखनी पड़ती है। तो वार्तालाप कार्यक्रम यानी हम एक अनौपचारिक बातचीत करेंगे, आपके बारे में ठीक। जानेंगे और जो हमारे मित्र हैं हम्म, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे और खास करके जो रंगमंच से ताल्लुक रखते हैं या उसमें रुचि रखते हैं। तो बलवंत जी, थोड़ा सा याद करिए आपके बचपन के दिन किन गली कूचों में वो बीते हैं और क्या-क्या यादें हैं आपके पास? यादें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, याद का क्या रहता है कि वो चीज़ चाहे बहुत ही मतलब आपके जीवन की शुरुआती दौर से आपके साथ बीती हो, और बार-बार उसका अगर ज़िक्र आपकी ज़िंदगी में होता रहे, आपके आजू-बाजू के लोग करते रहें, तो रिफ्रेश होती रहती है। वो चीज़ें रिफ्रेश जब होती रहती हैं, और रिपीटेडली मेरा बचपन कुछ ऐसा रहा कि उसकी जो घटनाएँ हैं, वो आम तौर पे हर बार उसकी चर्चा होती रही, तो मेरे दिमाग में अभी भी रिफ्रेश होती रहती हैं। तो वो पूरी तरह से याद है। मैं एक पहाड़ी गाँव का व्यक्ति हूँ, पहाड़ों में मेरा जन्म हुआ। सबको वो लोकेशन पता है, और अब तो कोई बाय इंसिडेंट कोई ऐसा डेस्टिनेशन बन गया मेरा गाँव, मेरा घर, मेरी ज़मीन, कि आज पूरी बस एक बताऊँगा तो सब एकदम से वहाँ पहुँच जाएँगे। माता वैष्णो देवी के पहाड़ों के पीछे पहाड़ हैं, बक्कल मेरा गाँव है, और वहाँ क्या बात है! क्या बात है! जो दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज बन चुका है, वो मेरी ज़मीन में है, और मेरा गाँव है, मेरे गाँव में है, और मेरी अपनी ज़मीन में है। तो इस जम्मू पार्ट अगला तो उसको जुड़ता है कश्मीर पार्ट से, जो चिनाब के ऊपर जो ब्रिज है, वो चिनाब के किनारे का रहने वाला हूँ मैं। और वो ज़मीन जो है एग्ज़ैक्टली, जब कोई कश्मीर आएगा, उस ब्रिज से जब गुज़रेगा तो यूँ समझ लीजिए, जब रियासी से एक टनल जाता है, जैसे ही टनल जाकर के जिस गाँव में जुड़ेगा वो मेरा गाँव है। और
जाते-जाते जहाँ से चिनाब क्रॉस करेगा वहाँ तक की ज़मीन अपनी है। और वहीं वहीं मेरा पैदाइश हुई। और वो एक ऐसी जगह है जो मुझे लगता है कि बाद में जाकर के लगा, पहले तो कोई मुझे बड़ा डिफ़रेंस नहीं लगता था, मुझे लगता था शायद दुनिया ऐसी ही है। लेकिन अब लगता है कि वो बहुत अद्भुत दुनिया थी, ऐसी दुनिया नहीं हो सकती। वहाँ चूँकि मतलब बाहरी चूँ कोई वो नहीं था, रोड्स कनेक्टिविटी नहीं थी, पहाड़ थे, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, साफ़ पानी, साफ़ हवा और साफ़ सोच। ये सबसे बड़ी बात क्या है बात है! कि क्या बात है! बहुत अच्छी बात कही आपने, क्या बात है! सोच मुझे वो मतलब मैं अभी भी वो चेहरे याद आते हैं, वो एकदम से वो जो एक हम लोगों को प्री डिटरमिन्ड नोशंस होते हैं लोगों के बारे में, वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सादे लोग। और खस सबसे बड़ी बात कि पूरे गाँव में मेरे फादर हेड ऑफ़ विलेज रहे, हम लोग पुराने वो हैं, मेरे परिवार मतलब हमारे जो पीछे परिवार में मेरे फ़ोरफ़ादर्स जो थे, दे हैव बीन द लाइक गवर्नर्स ऑफ़ किंग्स। तो वो क्या बात है! काफ़ी मतलब 10-20 गाँव हमारे थे। तो मैंने वो ये देखा है कि वहाँ गाँव में कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता था, और सारे मतलब आज जैसे आज मेरे घर में काम है, तो आज सारे लोग इकट्ठे होकर के मेरे घर का काम करेंगे। मैं खेती का काम की बात कर रहा हूँ, मेरे काम का मतलब खेती। आज मान लो खेत जोतने हैं तो सारे गाँव के इकट्ठे होकर के मेरे घर के खेत जोतेंगे, कल किसी और का। एक कम्युनिटी लाइफ तो अमेजिंग थी। मैं कई बार अब भी यकीन नहीं होता कि इतना ज़्यादा मिल कर के काम करना, और फिर उसी से फेस्टिविटी और सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो बीच में जब ब्रेक टाइम आता है, मान लो दोपहर आ गई तो दोपहर आ गया, तो दोपहर में खाना-वाना हो रहा है, तो कम्युनिटी वो सारा औरतें आ रही हैं गाँव की, वो लेकर के आ रही हैं, दूर कहीं घास की कटाई हो रही है तो सब लोग ला कर के वहाँ ला रहे हैं। तो बीच का जो खाने का टाइम है तो ये फिर गीत-संगीत शुरू हो जाता था। तो आय, हाय, वो हाय! जो क्या बात है! चाइल्डहुड क्या बात है! इम्प्रेशंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो बड़े। और फिर शाम तो खैर वो बहुत ही रंगीन रहती थी। जैसे मान लो किसी के यहाँ हमारे यहाँ लोगों के जो घर हैं उनकी छत मिट्टी के होते थे, तो उसमें मिट्टी डाली जाती थी, और सारे लोग मिल करके मान लो किसी का नया घर बन रहा है तो उसको मिट्टी डालेंगे। तो मिट्टी डालने के बाद होता था खुशी का टाइम है, जिसका घर बन गया साहब, तो दैट पर्सन वाज सपोज्ड टू लाइक ऑफर वो घी के बड़े-बड़े, वो एक वो हम लोग करते हैं ना, बड़ा वो डाल करके, मुझे लगता है कि 100-100 ग्राम से कम घी नहीं डालते होंगे एक-एक व्यक्ति को खा रहा है। आय, हाय! और क्या बात है! क्या बात है! खाने के बाद फिर शुरू हो जाता है, कुढ़ शुरू हो जाएगा, भखें शुरू हो जाएँगी, गीदड़ू शुरू हो जाएँगे। तो बचपन में ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में इम्प्रिंट कर चुकी थी। इनफैक्ट एज़ अ चाइल्ड मैं अपने आप को बीच-बीच में अपना आई यूज्ड टू ट्राई माय सेल्फ, मैं कुछ-कुछ तो चीज़ों में ख़ास तौर पे जब ये कुड नाचा जाता था। एक और मैं बड़ी विशेष बात बताता हूँ। ज़रूर। हम लोग प्री एरियन रेस हैं, तो हमारे यहाँ ये बाकी वाले भगवान तो बाद में पहुँचे हमारी सभ्यता में, हमारी गाँव की संस्कृति में। हमारे लोक देवता ही सब सर्वोपरि रहे, और सब लोग उसी को मानते थे। तो उसकी मान्यता में हमारे यहाँ एक जातर कहते हैं हम लोग, जातर हुआ करती है। उसमें कुड नृत्य होता है, और कुड जो है देवता के संग पहला सबसे आगे देवता रहता है सिंबॉलिक, और उसके पीछे-पीछे सारे, और जितना मेन folk है खास तौर पे उसके लिए ये एक पूरे गाँव में मान्यता है कि जो मर्द उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो अनॉय कर रहा है अपने देवता को। तो ये अब ऑब्लिगेटरी था। तो कुछ चीज़ें, कुछ परंपराएँ इस तरह भी बची हैं कि क्योंकि आपको तो नाचना ही नाचना, आपको नाचना सीखना है, क्योंकि क्या अगर बात है! आप क्या नहीं बात है! नाचेंगे, आप नहीं नाचेंगे, तो आपसे देवता रुष्ट हो जाएँगे। तो देवता को मनाने के लिए, और देवता को तो बहुत ब्लाइंडली और मतलब अब भी बहुत मानते हैं, अब भी मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जो जब उस मिट्टी का आशीर्वाद है, उन वहीं के क्या पूर्वजों बात का है! आशीर्वाद है। इसके बिना आप कुछ नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती हैं। आप इसको अंधविश्वास कहें या कुछ भी है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी विश्वास की पकड़ पे मैं आगे चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें थी, मेरा संगीत के साथ, नृत्य के साथ बड़ा क्लोज़ एनकाउंटर रहे एज़ अ चाइल्ड। फिर मेरे फादर थोड़ा एम्बिशियस थे, मेरी पढ़ाई को लेकर के। गाँव में पढ़ने की इतनी सुविधा थी नहीं। जो टीचर्स वगैरह आते थे, वो तो पूरा महीना कभी टिकते नहीं थे, आखिरी के कुछ दिनों रहते थे, तो ये चिंता उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने तो शिक्षा समहाउ दीक्षा आपकी वहीं वो पर हुई है? किस नहीं, नहीं, किस नहीं, नहीं, क्लास? सिर्फ़ जी, मैं जी। फ़िफ्थ फ़िफ्थ प्राइमरी पढ़ा हूँ मैं गाँव में। उसके बाद मुझे देन आई वाज़ लाइक रिलोकेटेड, और वो एक अपना उसका एक पीड़ा है।
रिलोकेशन का भी एज ए चाइल्ड आई हम्म। वाज नॉट एबल टू, मेरे लिए कितना सही हो रहा था, लेकिन उस समय मैं बहुत कोसता था अपने माँ बाप को कि देखिए मेरा वो, मेरे झरने छूट गए, वो ताज़ी हवाएं छूट गई, वो जो है क्या बात कानों है। में पड़ने वाला संगीत छूट गया, वो मेरे साथी छूट आपने तो गए मेरा जिनके साथ कश्मीर याद दिला दिया, मेरा कश्मीर याद दिला दिया। तो मुझे, जी जी। मैं उस पीड़ा से, आई कैन रिलेट टू दैट माइग्रेशन, आई कैन रिलेट टू है। क्या हालांकि बात है, मेरे क्या लिए बात है। वो मेरे मेरे मतलब मेरी पढ़ाई के लिए था, मेरे अपने अच्छे भविष्य के लिए था। तो वहां से मुझे आकर के रियासी के निकट एक प्रोजेक्ट स्कूल था उधर पे अच्छा, लाया गया, मैं थोड़ी यहाँ बहुत, बड़ा। थोड़ा समय आपसे चाहूंगा। बहुत सारे जी। हमारे कुछ मित्र जुड़ गए। महेश हाँ कुशवाहा जी, वो हमारे हाँ। साथ जुड़ गए। रमेश रमन जी ओके। हरिद्वार से जुड़ गए हैं। जी जी। सरोजनी कौशिक जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप हम्म। कोलकाता से जुड़ गई है। शालू शुक्ला अरे जी, वाह। वो भी हमारे, अनिल मीत जी यहीं से जुड़ गए हमारे दिल्ली से। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से आपका कार्यक्रम देख रही हैं। अरुण कुमार हम्म पासवान जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। अशोक मिश्री जी हम्म। जुड़ गए। और जी। हेमंत वर्मा जी, आप जानते होंगे उनको, अभी पिछले दिनों ही नेशनल अवार्ड मिला था उनकी एक डॉक्यूमेंट्री पर। बहुत बहुत अच्छे फिल्मकार हैं, आजकल मुंबई में रहते हैं। और युवराज शर्मा जी को आप जानते होंगे, वे हमारे बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, गुरुग्राम हाँ, में ही क्या रहते बात। हैं। कि वो मैं जानता बिल्कुल, हूँ, मैं परिचय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी अपने जी। मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप अपनी बात जारी रखिए। और फिर आप मतलब फिर आपने फिर एजुकेशन कहाँ तक प्राप्त की है। मैं देखिए, फिर मैं डिसलोकेट हो गया, फिर मैं शहर में आ गया, मैं शहरी बनने लगा, और शहरी बनते-बनते अपना गाँव छूटने लगा। वो एक, मैं बहुत एक द्वंद से गुज़रा हूँ। लेकिन वो कनेक्शन नहीं तोड़ा मैंने। छुट्टियों के दिनों में हमेशा मैं अपने, पूरा छुट्टियों का समय, मैं 5th के बाद गाँव से निकल आया, फिर वो एक अलग तरह का संघर्ष था। और वहाँ ज्योतिपुरम में जो एनएचपीसी जो आप जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था पूरी दुनिया से। मुझे एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर, देखिए वहाँ का टोटल एथनिक से उठ कर के एक मेट्रोपॉलिटन कल्चर के साथ मुझे, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई मतलब उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा, पंजाब से हैं लोग। तो उन एक मिक्स कल्चर के बीच में मुझे रहने का मौका मिला। वहाँ पे उनका एक फिक्स सिस्टम था, हर सैटरडे को वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता था, हर संडे को कोई ना कोई कल्चरल इवनिंग होती थी। तो वो इन चीज़ों ने मुझे अट्रैक्ट किया। मैं उनके बीच में ख़ास तौर के कल्चरल चीज़ों को बड़ा करीब से देखने की कोशिश करता था। साथ में जो ग्रुप्स वहाँ काम करते हैं, उनके लिए एलाइड हेल्प करता था। बीच में पहुँच जाना, कुछ ना कुछ उनकी मदद करना। जुड़ने का एक तरीका है, क्योंकि जब आप उनकी यूटिलिटी नहीं बनते हैं, तो ज़ाहिर है व्हाई शुड दे एंटरटेन यू? तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता, स्लोली आई गॉट इंटू थिएटर। क्या होता था, मैं प्रॉम्प्टिंग करता था बैठ के एज़ ए चाइल्ड। तो क्या बात है। एक बार क्या हुआ कि एक एक्टर नहीं आया, तो मैं थोड़ा-सा पढ़ने में, एक ये अभी कह लेना कि बड़ा, तो जो भी था, बट लिटिल मुझे लगता है थोड़ा शार्प रहा हूँगा मैं। तो मैं स्क्रिप्ट याद कर लेता था पूरी। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि उस ग्रुप में जो करते थे, थिएटर करते थे वहाँ पे, वो आए और डायरेक्टर साहब अपना स्क्रिप्ट भूल गए। हाँ, और एक्टर्स को भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट याद था, लेकिन बीच में थोड़ा-छोटा उनको क्यूज़ चाहिए होते थे, तो वो बड़े परेशान हुए, यार कौन जाएगा, कौन जाएगा? तो मैंने कहा, जी साहब ऐसा है, आज ऐसा आप करें कि आज मत जाएँ। हुँ? तो मैं आपको बीच में हेल्प करूँगा। यार तू साला जादूगर है कोई, तू क्या है, पिद्दा सा है, छोटा-सा, क्या कर लेगा? तो नहीं, मैंने कहा चलो ट्राई करो, आप इससे पहले जाएँगे, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में, 1 घंटा चला जाएगा, 2 ढाई घंटे तो आप ऐसे ही काम करते हैं, तो आपको तो आज का दिन गया, तो लेट्स ट्राई, आप कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। यू वोंट बिलीव सर, दैट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। और मैंने, वो पूरे डायलॉग आते थे सारे, सबके आते थे। क्या बात है, तो जहाँ क्या कोई बात है। भूलने लगता था, मैं बीच में प्रॉम्प्ट करता था, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो उसी दिन से उस डायरेक्टर ने कहा जी ये मेरा असिस्टेंट रहेगा, और ये बीच में बाद में चलते-चलते वो एक एक्टर कोई छोटा-मोटा बीच में कहीं न कहीं मुझे, तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू थिएटर, और मुझे थोड़ा-थोड़ा तो मतलब लगा, और हम ये ये उसके माने कि उसके हम ये माने कि हाँ, यहीं से आप
थिएटर की हाँ तरफ आपका रुझान हाँ हुआ? और सिक्स सिक्स सेवन से ही था। एक तो चाइल्डहुड मेरे ऊपर बड़ा जबरदस्त एक गांव का इम्पैक्ट था, वो गानों का, उन नृत्यों का, उन चीजों का, जो जितने भी नहीं नहीं नहीं, अब फोक एक्सप्रेस। पैतृक गांव से आप क्या साथ में लेके आए विरासत के रूप में? यानी संगीत है, या वहां का और लोक सारा लोक संस्कृति जो है वहां की, वो 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 तो तो सारा आप। सारा मेरा तो जी जी। वो तो मैं उसकी तो मैं ओपोज हूँ ना, उसका तो सारा रहे। मैं आई वांट टू मेंशन हियर वन थिंग कि जी जी। वो एक मतलब कई बार कुछ चीजें जो है ना, आपको ये आप सोचा समझा कुछ नहीं हो रहा होता। इस समय क्या है कि मैंने सोच लिया था कि मैं एकेडमिक्स के साथ साथ ही बैलेंस करूंगा, ऐसा होता नहीं। क्या था कि मैं मतलब एक बड़े ऐसी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि चूंकि माँ बाप से दूर रहते थे, और जहाँ मैं जिनके घर में रहता था वो कोई मेरे गांव के लोग थे, तो मेरी को लिटिल हॉस्टैलिटी लगती थी घर में। मतलब जैसे आफ्टर स्कूल जैसे घर जाना, तो मुझे बड़ा मतलब वो इन्वायरमेंट बड़ा अट्रैक्ट नहीं करता था। तो आई यूज्ड टू लाइक क्या कहते हैं ना, आई यूज्ड टू लुक फॉर ओकेजन्स कि वहां से घर से निकलूं और फिर एक दो घंटा कहीं और लगा करके शाम को पहुंचूं जाके। तो वो चक्कर में ये भागता था मैं, और वो भागने के लिए मुझे बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया कि मैं जहाँ क्लब है वहां जा करके उनको ज्वाइन करना और ये करना। ये ऐसे किया, और वो करते करते थिएटर, आप सब जानते हैं जितने लोग वो देख सुन रहे हैं उनको मालूम है कि थिएटर में अपना एक अट्रैक्शन है। द मोमेंट जब आप इसमें जाते हैं और रच जाते हैं इसमें, तो फिर तो अपनी तरह से आपको पकड़ लेता है, फिर आप इसमें राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं एक बहुत अर्ली एज में मेरा बड़ा पॉजिटिव एंगेजमेंट हो गया। अब मैं अब बहुत सारे लोगों की अपब्रिंगिंग देख रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो दे हैव नथिंग लाइक कि एट एट टाइम्स उनके पास बड़ा प्रोडक्टिव करने को कुछ नहीं होता है आफ्टर स्कूल, बट आई हैड ए वेरी प्रोडक्टिव टाइम। तो इस तरह से। और एक और चीज़ थी मेरी लाइफ में कि जो मैं भी अपने आप का अब इंटरप्रिटेशन करता हूँ, उसमें से तो क्या मैं अपने आप को डिफाइन कर पाता। वन थिंग वाज देयर कि मैं शुरू से बहुत जिद्दी था। अर्ली एजुकेशन बहुत पुअर थी, गांव में बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी। जब आए उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोगों के बच्चे मेरे साथ हैं, और अलग अलग सोशो कल्चरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और अलग अलग अक्रॉस मतलब वैसे भी जम्मू और मेरे गांव के कल्चर से बिल्कुल दूर था। तो मैं जब उनको देखता था वो पढ़ने में मेरे से बहुत आगे थे सारा, इनफैक्ट इंटायर क्लास वाज मच 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 बेटर, मच अहेड ऑफ मी। तो मैं ना हमेशा एक जिद लेके चलता था, यार ये अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं क्यों तो नहीं ये कर सकता हमेशा हूँ? मैं मतलब उसको आई यूज्ड टू टेक बिग चैलेंज, तो वो चैलेंज लिया। तो जाहिर है बाई मतलब 10th 11th पहुंचते तक आई हैव बीन लीडिंग द स्कूल, मैं टॉपर रहा। ये को बहुत बड़ी बात नहीं है उस में, लेकिन ये आप ये सोचिए कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एजुकेशन थी अप टू फिफ्थ। मुझे मतलब एबीसी नहीं आती थी, और फिर जा करके हम्म। मैंने वो चलते चलते अपना एकेडमिक्स मेरा अच्छा था, मतलब ठीक था, इसीलिए फिर मैंने 12th के बाद आई 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 केम टू जम्मू, और मैंने यहाँ से बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में जो है ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन के चलते चलते तो लाइक वो ये सबकी कहानी है मेरी तरह, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि आई वांटेड टू जॉइन नेशनल ऑफ ड्रामा, लेकिन मेरे घर से पीयर प्रेशर जो प्रेशर था बहुत स्ट्रांग था। मेरे फादर बहुत एम्बिशियस थे मुझे लेकर के, जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, 20-30 गांव मेरे फादर देखते थे, और उनका एक पॉलिटिकल एम्बिशन भी था। तो ही वांटेड मी टू डू लॉ, जो उनकी अच्छा, बड़ी इच्छा थी कि मैं लॉ करूं। पॉलिटिक्स हाँ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए तो नहीं, नहीं है? जो भी था उनका उनका अपना एक विजन था मुझे लेकर के, एम्बिशन था, ही वाज वेरी एम्बिशियस अबाउट मी, लेकिन बहुत एम्बिशियस थे, क्योंकि मैं आई बीन ए टॉपर थ्रू आउट। तो उनको लोग भी कहते थे यार तेरा बेटा ऐसा करता है, ऐसा पढ़ने में ऐसा। तो आई डिड माई एलएलबी मैंने प्रोफेशनल किया, एलएलबी क्या बात है! प्रोफेशनल किया, और एलएलबी प्रोफेशनल करने के बाद प्रैक्टिस भी किया। आई एम लाइक बार मेंबर आल्सो, मैं एडवोकेट का लाइसेंस भी बनता है अभी भी, क्योंकि वो तो हमेशा ऑल टाइम रहता है, लेकिन उसका यूज नहीं किया। थोड़ी देर प्रैक्टिस किया और ये लगा कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। समहाउ पेरेंट्स को बहुत अनाय किया मैंने, मतलब माय फादर वाज नॉट हैप्पी विद मी कि ये क्या कर दिया मैंने। बट आई देन थोड़ा मुझे एक्सप्रेशन अपने राइटिंग के एक्सप्रेशन के लिए आउटलेट चाहिए था। मैं लिखता था शुरू से हम्म। ही, आई यूज्ड टू राइट पोइट्री, आई यूज्ड टू राइट स्मॉल स्किट्स,
कहानी भी लिखनी, हर चीज़ में लिखने में जहाँ-जहाँ मुझे तो मौका मिलता था, प्रकाश लेख भी लिखने कुछ प्रकाशित भी हो रहा होगा वो छोटा-छोटा अखबार में आ गया, किसी में आ गया और बड़ी खुशी मनाते थे कि कहीं इतना सारा कॉलम किसी अखबार में आ गया तो बस उठा करके सबको दिखाना। नहीं, अपना एक उस समय का एक जॉय, मुझे लगता है छोटी खुशी को पूरी तरह से जीना चाहिए और वो करते थे। तो चलते-चलते फिर मैंने सोचा कि जर्नलिज़्म कुड बी समथिंग, तो मैंने मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में किया और क्या बात है। वो भी तो मतलब उससे इसलिए कि उससे कुछ फायदा मैंने मिला कहा कि आपको थोड़ा फिर? नहीं, फ़ायदा तो हर हर चीज़ का मिलता है, तो माय पॉइंट इज़ कि अपने आप को एकेडमिकली थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए सब लोग कहते थे कि आपको एक सेकंड अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब साथ-साथ में आप मतलब कहीं न कहीं जैसे लॉ मेरे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था और मैं मतलब वो क्या कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था तब भी सबको लोग लगता था कि ये अगर अगर ये प्रोफ़ेशन जॉइन करता तो ये ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हो सकता था। जब मैं जर्नलिज़्म की तरफ गया तब भी सबको ये था कि ये तो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, ही कैन हेड एनी लेटर लाइफ़ में जाकर के एक एक्सपीरियंस के बाद कोई भी बड़े नेशनल लेवल के मीडिया हाउस को हेड कर सकता है। बट एनीवे चलते साहब इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ इन सच अ मैनर कि मुझे कहीं पे भी ना एक वो एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिला और ये फाइनली लगा कि मुझे सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन जो है थिएटर में, हालाँकि थिएटर में मेरा कोई एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेट्स बी वेरी, वेरी, वेरी ऑनेस्ट और शायद ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़ मैं इसलिए भी मानता हूँ, क्योंकि वो जो एक शुरू से ही था कि मैंने एकेडमिक्स थिएटर एकेडमिक्स नहीं किया है, तो जितना मुझे मिला मैंने उनका उतना पढ़ने की कोशिश की। जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिला वर्कशॉप्स में, जितने स्कूल्स ऑफ थॉट थे, थोड़े-थोड़े मैं नहीं कहता उनकी मास्टरी कर ली। नाट्यशास्त्र से लेकर के जितने वेस्टर्न स्कूल्स हैं, जो स्टेनिस्लावस्किन है, रोडोव्स्किन है या ब्रेख्त का थिएटर है, वो सबको पढ़ने की कोशिश, जहाँ-जहाँ इंटरैक्शन टू दैट एक्सटेंट कि थिएटर डेज़ विद पीटर ब्रूक भी किए और मतलब इस तरह जाते-जाते जहाँ-जहाँ मौका मिला वो छोड़ा नहीं। एक जो कॉम्प्लेक्स अपने अंदर था मुझे लगा उसने बहुत हेल्प किया। क्या कई लोगों उसी को मैंने उसी का देखा तो उसी का नतीजा निकला कि आपने नटरंग बना दिया? जो मैं उन्हीं नटर दिनों नटरंग मैं जब लॉ में था, लॉ जब हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो क्या था मैं आपको एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ। न नटरंग कोई सोची-समझी मेरी प्लानिंग नहीं थी। क्या था कि यूनिवर्सिटी कैंपस थिएटर होता था, तो कैंपस में स्टूडेंट्स ही खुद करते थे और हमारे ज़ोनल और नेशनल फेस्टिवल्स होते थे, जैसे अब भी होते हैं, अब भी आज भी होते हैं। तो देखा कि जम्मू यूनिवर्सिटी की स्थिति ज़ोनल और नेशनल लेवल पे बहुत ही खराब थी। तो उसके कारण हमने खोजने की कोशिश की। तो जो कैंपस पॉलिटिक्स होता है वो ज़्यादा और प्रोफ़ेसर इन सब लोगों का एक नेक्सस रहता है। हमारे यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में अब भी वो चलन है कि अगर मान लो आप एक बार नेशनल या ज़ोनल में पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही आप कुछ नहीं जाकर के वहाँ डंडा पकड़ के खड़े होते हैं, तो जो सर्टिफ़िकेट लेके आते हैं तो देन यू आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन इन एनी अदर डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफ़िकेट। तो क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी में टिकना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े रहना चाहते हैं, कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, तो वो इस तरह के सर्टिफ़िकेट्स इकट्ठे करने के लिए वो टीमें बनती थी। प्रोफ़ेशनल या कोई आदमी उस जो आग वाला, उस ज़िद वाला कि नहीं-नहीं भई यूनिवर्सिटी का नाम है, हमें तो हर हाल में हर फ़ाइट करके एक बड़ा प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन, एक मतलब मीनिंगफुल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन तैयार करना, ऐसा था नहीं। जब लगा ऐसा कुछ नहीं है और हम एक सीरियस काम करना चाहते हैं, तो कुछ चंद दोस्तों के साथ मिलकर के काफ़ी संवाद चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा और हमने कहा कि चलिए जी विदिन कैंपस व्हाई कांट वी क्रिएट अ ग्रुप ऑफ आवर ओन जिसमें हमें कम से कम क्रिएटिव और सब तरह की लिबर्टी हो और ये जो तो दखल-अंदाज़ी ये किस यूनिवर्सिटी सन के की बात बता रहे हैं? इसको ये मतलब नटरंग ये ना बहुत बहुत पुराना है। हाँ, अब 40 साल पूरे कर चुके हैं साहब। अब बताइए, तो बताइए। ओ 1980 क्या क्या बात। जी, 83 जी। में 83 में 1983 में हमने देखिए लोग ग्रुप्स बनाते हैं वो बनाने के बाद फिर सोचते हैं क्या करेंगे हमने ग्रुप की का स्थापना दिवस जो हमने बनाते हैं उसी दिन को हम मनाते हैं जिस दिन उसका पहला परफॉर्मेंस था क्या तो बात है। 15 मई 1983 को हमने 2 नाटकों के साथ ग्रुप को लॉन्च किया और अभिनव थिएटर में धर्मवीर भारती का नीली झील और श्री राम अरे वाह! वर्मा की कविताओं पर आधारित था एक नाटक नन्हे कंधे नन्हे पैर। तो ये 2 नाटकों के साथ सरप्राइज़ दिया सबको कि ये एक अलग सोच का और अलग तरह का नाटक करना चाह रहे हैं। भल उसके बाद मतलब जो है एक सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ।
1983 में ही हमारे यहाँ, आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में और श्रीनगर में जे.एन.के अकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस एक अपना एक एनुअल फेस्टिवल करती है। और जाहिर है जी जी उस समय के, जब जब करती है उस समय के जो जितने दिग्गज होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनका कंपटीशन होता है, उसमें बेस्ट प्रोडक्शन डिक्लेयर होता है। तो पहले ही साल में 1983 में ही हमने जम्मू कश्मीर एकेडमी का फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया, और पहले ही साल में छक्का, मतलब क्या जो है बात है, क्या बेस्ट बात है। अच्छा, आप मुझे बेस्ट थोड़ा सा समय दे दीजिए ठाकुर साहब। बहुत जी सारे हमारे साहित्यकार और नाटककार मित्र जुड़ गए हैं। डॉक्टर जी प्रतिभा जैन जी बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई जी है। डॉक्टर प्रणव हम्म भारती जी, वो भी बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। आप अहमदाबाद से जुड़ गई। हम्म, और भारत दास जी, ये हमारे साथ जुड़ गए। हाँ बहुत ही साहित्यिक और रंगमंच से बहुत अच्छी रुचि है इनकी। इनकी बिटिया शीन जो फिल्मों में आती है, बहुत अच्छी सही बात। वो काम करती है। सरोजनी कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़ी है। रमेश पंडिता जी। अच्छा, उमा हम्म झुनझुनवाला जी हमारे साथ जुड़ गई है। अरे आपका अरे ये क्या बात। कार्यक्रम हम्म देख रही है। रमेश हम्म मरहट्टा जी, आप जम्मू से हाँ जुड़े हैं। डॉली बिल्कुल। तिक्कू, डॉली तिक्कू, वो भी हमारे साथ बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और इस तरह से बहुत सारे मित्र आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। तो फिर इस तरह से फिर आपने अब ये डिसाइड कर लिया था कि अब आप रंगमंच हम्म के लिए पूरे समर्पित हो गए। अच्छा, कई नहीं लोगों नहीं, का उस ऐसा समय भी शुरू शुरू। जी हम्म जी। हम्म आपकी बात मतलब काटता ये हूँ मैं होता इस ना समय। मन में कि हम नहीं नहीं, मतलब फिल्मों में। नहीं जी। नहीं नहीं, ऐसा फिल्मों का फिल्में मुझे कभी मैं ये आपको जान करके पता नहीं कैसा लगे, और जितने सुनने देखने वाले हैं उनको, क्या फिल्मों, अभी हम फिल्मों में बच्चे हैं अभी। फिल्म मेकिंग पूरी दुनिया में अभी इंसेप्शन पे है, और नाटक का हमारे पास हजारों साल का इतिहास है। लेट्स क्या लेट्स बात बी है। वेरी क्लियर ऑन दैट। मुझे मुझे बहुत गौरव है इस चीज़ का, मुझे फक्र है इस बात का कि मैं थिएटर करता हूँ। और थिएटर वो थिएटर है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये बहुत लोग मेरे को कई मंचों पे पूछ चुके हैं, आप फिल्म करते हैं? मैंने की है फिल्में, ऐसे नहीं कि नहीं बनाई, फिल्म भी बनाए, दो चार पांच ट्राई किया। लेकिन मुझे लगा कि फिल्म अभी या तो दुकानदारी से बाहर आए फिर फिल्म बने, या तो वो बात है आप फिल्म की बात करते हो, वहाँ उसका इकोनॉमिक्स पहले आ जाता है साहब, इसमें बनाओ लगाओगे क्या और आएगा क्या। तो बहुत क्रिएटिविटी ताम और झाम सारा है ना आपका वहां पर, बहुत ताम नहीं नहीं, झाम है। जी जी। ताम झाम का कोई इशू नहीं है, ताम झाम से कोई डर नहीं है। पर माई पॉइंट इज कि मतलब या तो टोटल क्रिएटिव काम हो, आप सिर्फ कुछ एक बात कहना चाहते हैं, उसका एक अपना लैंग्वेज को पूरी पकड़ करके आप कोई एक कुछ अद्भुत, कुछ नई चीज उस माध्यम से कहना चाहते हैं, वो नहीं है। वो ये जो हमारा कमर्शियल सिनेमा है, इसके उसके मापदंड से जब चीज़ों को देखा जाता है, तो मुझे कई बार मतलब बड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। हालांकि मैंने ट्राई किया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। बट माय पॉइंट इज, आई एम कमिंग टू, जहाँ वो 83 की बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ऐसा हम्म। समय था मेरी जिंदगी का जब ये निर्णय ले पाना कि मैं मतलब जैसे लॉ और जर्नलिज्म दोनों कामों को छोड़ के, जिसमें मेरा व्यवसाय हो सकता था। मैं देखिए, इस समय एक रोजी रोटी की बात भी तो थी, एक अभी भी बहुत बड़ा सत्य है और पूरी दुनिया का सत्य है कि थिएटर आपको एक सर्वाइवल नहीं दे पाता है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जब आप अपने आप को फुल टाइम थिएटर पर्सन या थिएटर मेकर, वट एवर एक्टर, जब किसी भी थिएटर में रह करके आप अपनी जीवनी चलाना चाहते हैं, ये निर्णय वो कोई आसान नहीं है। अभी भी आप, मतलब हम भी चाहते हैं सब शहीद हों, लेकिन बगल वाला या पड़ोसी का बच्चा आकर के कर ले तो ज़्यादा हमें खुशी होगी, अपने वाले बच्चे को हम कहीं और ही ले जाएं तो अच्छा है। ये था बहुत चैलेंजिंग और बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम था। लेकिन एक चीज़, एक जिद मेरी जो थी, मैंने मतलब वो जो अपना वो जो 24/7 वाला है, उसमें कहीं पे भी मतलब आगे राइट लेफ्ट नहीं देखा, ये सोच के कि यार देख लेते हैं, हो सकता है कहीं हम लोगों में या हमारे साथियों में जिनकी हमारे इस तरह की बड़ी हारीफाइंग स्टोरी सुनाते थे, फलाने थिएटर शुरू किया, वो भूखा मर गया, वो ऐसा कर गया, वो भीख मांगने पे आ गया। आप चूंकि एक अच्छी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, आप वाई यू आर वेंचरिंग, यू कैन बी अ वेरी गुड एडवोकेट, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लिखने में आपका बड़ा अच्छा फ्लेयर है।
तो मैं मुस्कुरा के चल देता था। कन्फ्यूजन बहुत था, क्लैरिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं थी, सामने नहीं आता था, कुछ दिखता नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि इसमें हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि अपने काम को हुँ, हुँ। लेकर के, अपनी चीज़ों जी। को लेकर के, टीम मेकिंग को लेकर के, टीम की और बेहतर प्रोडक्शंस देने को लेकर के, उसमें मतलब बहुत पागलपन था। और पागलपन वो जो है अपने पागलपन में कमी नहीं आने दी। तो ज़ाहिर है, फिर एक समय आ गया जब मेरे को थोड़ा-थोड़ा लगा कि यार मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं इस दुनिया में आया किस लिए हूँ? और मतलब अभी भी मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा और मुझे जब ये सब नहीं अच्छा लगता, मुझे ये सब करना अच्छा लग रहा है, तो आई नीड टू नाउ फाइनली डिक्लेयर। एक समय था जब अराउंड 84 और 85 के बीच में, व्हेन फाइनली आई मेड डिक्लेयर्ड एंड परहैप्स आई टेक दिस लाइक क्लेम कि जम्मू कश्मीर का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये डिक्लेयर किया कि मुझे और कुछ नहीं करना, कोई नौकरी नहीं करनी है, कोई और व्यवसाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है अदर देन थिएटर। मैं सिर्फ और सिर्फ थिएटर करूंगा। सुबह उठ के रात को मेरे को सपने भी थिएटर के आने चाहिए, और सुबह से लेकर के शाम तक और देर रात तक जो नहीं, भी जितना रोज़ी-रोटी मतलब कहाँ कुछ से मिलती थी फिर? आप कह रहे हैं ना, रोज वो तो कोई रोज रोजी रोटी एक 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 फॉर्चुनेट पार्ट मेरे साथ था कि मेरा, सिंस मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि मेरा थोड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक था, तो घर से इस तरह का जो जो स्पोर्ट है वो कंटिन्यू रहा। तभी मैं शायद ये डिक्लेयर भी कर पाया। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं किया मैंने आपको। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि बहुत सारे मेरे साथी बहुत मेरे से भी बेहतर लोग हुए हैं और होंगे भी। मगर क्या है कि कहीं न कहीं जो हाफ हार्टेडनेस थी वो मैं बहुत सारे लोगों में देखी। कर तो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब डिस्कशन की बारी आती है, यार ठीक है कर लिया बस, अब ये बहुत हो गया यार, मैं उसकी चिंता, मैंने अपने माइंड के एंगेजमेंट में रखा ही नहीं है सब कुछ। कोई कुछ नहीं, आने नहीं देना यार, ठीक है कोई बात, देख लेंगे ना, कोई बात। अभी तो दे रहे हैं घर वाले, चल रहा है, नहीं होगा तो देखेंगे। तो इस बीच ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं ज़ोनल फेस्टिवल्स में 85 से शुरू हो गया, संगीत नाटक अकेडमी केम इन फॉर माई स्पोर्ट, नेशनल अकेडमी में आ गया। फिर 86 में मैंने बाबा जित्तो जैसा प्रोडक्शन तैयार कर लिया, जिसका मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई ऐसा प्रदेश है यहाँ उस नाटक को लेकर के नहीं गया। वो नार जोन का बेस्ट प्रोडक्शन डिक्लेयर किया गया नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड आप तो ड्रामा उस संगीत नाटक फेस्टिवल अकेडमी में में। भी बहुत एंगेज रहे, जो वो नॉर्थ जोन हाँ वाला। नहीं, नॉर्थ जोनल फिर मैं नेशनल में आ गया। नेशनल में जैसे ही वो प्ले हुआ, उसकी फिर डिमांड आ गई। फिर मैंने वो घर वापस आने वाला कोई काम था नहीं हम लोगों के वहाँ, पूरे टीम की ना दो अटैचियां बनी होती थी, एक लाके छोड़ते थे, दूसरी लेकर के चल पड़ते थे। कुछ स्टेट्स ने फुल मतलब उस नाटक को मतलब अपनी स्टेट के पूरा पूरा ट्रेवल करने के लिए बुलाया, जिसमें हरियाणा एक स्टेट है, पंजाब दूसरी है, हिमाचल तीसरी है, राजस्थान चौथी है, जिन्हें पूरी पूरी स्टेट में सात सात आठ आठ शोज करवाए उसके। तो थोड़ा इकोनॉमिक्स बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। तो मतलब ये तो फिर सब आपने कहीं, जब तक मेरे पास दुनिया का मैं अंबानी नहीं बनूंगा तब तक थिएटर का मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो थोड़ी है। आपको ये सोच के चलना है। और ये पूरे दुनिया का, उसको बाद में गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मैं पूरी दुनिया घूमी बाद में, और मैं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को जानता हूँ, थिएटर को बड़े करीब से देखा है होते हुए करते हुए, और खुद भी किया है जा करके। ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा, लेकिन यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ योर सेल्फ। मैं एक चीज फिर आपके इस माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, मैं किसी को पढ़ाने यहाँ नहीं आया, पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बिल्कुल आप सोच के रखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की अप्रोच में हाफ हार्टेडनेस हमेशा रहता है। मैंने बहुत सारे साथियों को हम्म। बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है। दे आर ग्रेट राइटर्स, दे आर ग्रेट एक्टर्स, दे आर ग्रेट थिएटर मेकर्स, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो जोर लगाते हैं वो पूरा नहीं लगाते। अंदर ही मन में कुछ और देख रहे होते हैं, यार फिल्म कर लें, ये कर लें, ऐसा कोई ओकेजन देख लें क्योंकि उसमें बड़ा पैसा है, दूसरों को देखते हैं। वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो मुझे लगता है कि एक समय में हम्म। आप एक अच्छा काम दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही बिल्कुल आपने। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। और मेरा एक और कोशिश था कि मैं अपनी तरह का थिएटर करूं, एक ऐसा थिएटर करूं जिसमें जिसका एक मिशन हो। मिशन तो सबका होता है, लेकिन मेरा मिशन, मैं डिफाइंड मिशन की बात कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें जिसमें मेरे मेरे खित्ते की पहचान, मेरे रीजन की पहचान, मेरी भाषा की, मेरी संस्कृति की पहचान हो, वन थिंग। और वो प्रेजेंटेशन में थोड़ा ओरिजिनल हो। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और हम लोगों को सब, बड़ी जितने थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं उन सबको एक ऑनेस्टी से एक बात को मानना होगा
कि यहाँ हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, प्रभावित होना चाहिए, प्रभावित हुए बिना कुछ नहीं होता, लेकिन कॉपी पेस्ट से कुछ बनने वाला नहीं है। जो वेस्ट का इन्फ्लुएंसेस हैं, या आप जितने भी हमारे सरकार द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको एक नाटक देख लो, दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लगता है वो यार अच्छा वैसा देखा था, वही डिक्शन है, वही स्टाइल, वैसा ही मूवमेंट है, वैसे ही एक्टर का बॉडी लैंग्वेज चल रहा है। तो ये इससे हट करके थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कि मैंने कोई नया स्कूल ऑफ थॉट दिया है थिएटर को, लेकिन ये भी एक मतलब इतिहास का बड़ा मतलब वो बात है, ऐतिहासिक बात है कि इससे पहले डोगरी नाटक जो है राष्ट्रीय स्तर पे कभी पहचान नहीं बना पाया था। डोगरी को लखनपुर से बाहर नटरंग ने लाया, और उसका एक जो स्वरूप था उस नाटक का, वो अपना था बिल्कुल। मैंने मिट्टी से, अपनी ही मिट्टी से कुछ लोक कथाओं को उठाया, उनको क्या बात है। अपने ढंग से कहने की कोशिश की। बाबा जित्तो आप देख लें, सुनो कहानी देख लें, आप घुमाई देख लें, और फिर चलते चलते मुझे कुछ ऐसा भी लगा कि कुछ ऐसी कहानियां या उपन्यास हो सकते हैं जो मेरे परिवेश में, मेरी मिट्टी के परिवेश में खेले जा सकते हैं, जिसमें मैं मन्नू भंडारी का महाभोज जो उपन्यास है, उसको मैंने रूपांतरित किया, पूरे नाट्य रूपांतरण पूरा अपने अपनी ही एक जो स्टाइल में उसको म्यूजिकल बना करके। और वो कौन सोच सकता है कि रियलिस्टिक प्ले म्यूजिकल हो सकता है, गा गा के प्रस्तुत किया जाना, और वो भी नेशनल में जो है फर्स्ट आया था, मतलब जोनल का बेस्ट प्रोडक्शन, और फिर नेशनल में, और फिर वो जब नेशनल में खेला गया देन अगेन उसको साउथ ने बहुत अट्रैक्ट किया। तो कर्नाटक स्टेट ने मुझे पूरी, केरल में, तमिलनाडु में, इस तरह से मतलब जैसे आंध्रा में तो जाने का, इस तरह नॉर्थ में तो कर ही रहे थे। तो इस क्या है कि तो अच्छा, उस फिर समय उस समय हम्म, उस समय कौन कौन से ऐसे थिएटर पर्सनैलिटीज थी राष्ट्रीय स्तर हम्म, पर जिनसे आपकी हम्म, मुलाकात हुई और आपको हम्म। सीखने को भी मिला बहुत कुछ? देखिए मेरे बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन मतलब लोग हैं, जनरेशन नहीं कह सकता, हमसे तो कुछ सीनियर लोग जो रहे, उनके साथ हमारा हर, देखिए राष्ट्रीय नाट्य समारोह अब बिल्कुल कहाँ लुप्त हो गए, हम तो ढूंढते फिरते हैं। वो पोस्ट अब तो कोविड तो नहीं है। आपको दिखता ही कोई नहीं, पोस्ट कोविड तो नहीं आपको नहीं। दिखता ही नहीं है, नहीं दिख नहीं रहा। पहले तो सीरीज ऑफ नेशनल थिएटर फेस्टिवल्स होते थे, जिसमें ये बड़े नाम, जितना आप हबीब तनवीर जी को ले लें, बाबा कारंत की बात ले लें, या इन इन लोगों को हम देखते थे, इनके काम हमारे या गिरीश हम कार्नाड इन जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। गिरीश कार्नाड तो मेरे उस समय में, जब मैं ये जोनल नेशनल कर रहा था, उन दिनों में वो चेयरमैन थे संगीत नाटक अकेडमी के। इनफैक्ट उन्होंने मेरे दो तीन प्रोडक्शंस खुद देखे थे, और मैं तो आई वेंट टू द एक्सटेंड कि लेटर बाद में तो उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि ही इनवाइटेड मी टू इंग्लैंड, जहाँ पे मैंने उनके दो नाटकों को अडेप्ट किया था, टू भाई बदन और तुगलक को। तो उनके साथ बैठ जी करके जी। मैंने बड़ा क्लोजली काम किया जब वो नेहरू सेंटर के डायरेक्टर थे। तो ये चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स रतन थीम जी का काम देखा, बंसी कौल, एम के रैना इनफैक्ट आई इनवाइटेड एम के साहब टू नटरंग, इन्होंने नटरंग में एक वर्कशॉप भी किया। तो ये जितने भी भानु भारती, और ये तो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, क्या नाम, नीलमान सिंह चौधरी, जो उस समय में पूरे देश में जितने लोग काम कर रहे थे उनके साथ ना, वो क्लोजली, थिएटर वो मूवमेंट कुछ बहुत सीनियर जबरदस्त चल लोग, रहा था उनका। जी जी नहीं जी। बहुत जबरदस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन जो आज है स्थिति उससे बहुत बढ़िया था। नेशनल बहुत बढ़िया था। फेस्टिवल जी में हम लोग मतलब ये वामन केंद्रे जी और प्रवीर गुहा, और हमारे सीनियर लोगों में रुद्र प्रसाद सेन गुप्त जी, ये सब लोगों के नाटक, और हर मतलब कौन था ऐसा मतलब निर्देशक नहीं जहाँ हमारे आपस में, और पंजाब में आपका ये केवल धालीवाल, इस तरह से, जहाँ जम्मू के बाद अमृतसर में कुछ थिएटर एक्टिव था, फिर चंडीगढ़ में नीलम जी का काम हम देखते थे, चन्नी जी वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस तरह से पूरे देशव्यापी जितने लोग उस समय सक्रिय रहे हैं, हम लोग अक्सर एक ना दूसरे मंच में कहीं ना कहीं मिलते थे, और एक कॉम्पिटिटिवनेस भी रहता था, एक दूसरे का काम देख करके अप्रिशिएट भी करना, बातचीत भी होनी। कारण जी ने मेरे बहुत सारे प्रोडक्शंस देखे थे, और प्रोडक्शन आई टू मेक इट ए पॉइंट कि जब से मेरा नाटक कहीं पे खेला जाता था तो पूरी टीम के साथ उनका एक हम लोग एक वर्कशॉप जरूर करते थे, जिसपे वो अपनी रिफ्लेक्शंस देते थे, और हम देखते थे। देखिए इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं हमेशा आपके काम में रहती हैं, आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते हो जब तक आप रिफ्लेक्ट अपॉन नहीं करते हो अपने काम को लेकर के। और बड़े ही उस मन से देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि आपको सीखना है, और हर सुझाव जो आता है वो आपने ज़रूर नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन सुनना ज़रूर है क्या कहा जा रहा है, ताकि उसका आपका दृष्टिकोण और बेहतर और चीज़ें बेहतर हों। ये एक मूवमेंट में हम लोग लगातार रहे। फिर मेरी
जीवन में एक थोड़ा-सा मोड़ आया, जिससे ये जो एक बहुत ही ये कहूँ कि एग्रेसिव किस्म का मूवमेंट मैंने यहाँ जम्मू से स्टार्ट किया था। अराउंड 100 प्लस लोग मेरे पास काम करते थे, और हुँ। कई बार अच्छे-बुरे डिसीज़न ज़िंदगी में अब लेता है इंसान, और नटरंग एक एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन बन चुका था। हम लोग मतलब कोई देश का एक फेस्टिवल कोई बता दे, जिसमें नटरंग का नाटक ना हो, ऐसा होता नहीं था। हम हर नेशनल फेस्टिवल में, हर बड़े फेस्टिवल में नटरंग होता था। तो 95 में उस समय बहुत टर्मोइल का एक एक चल रहा था। हम वी वर अंडरगोइंग अ ह्यूज टर्मोइल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहीं किसी लेवल पे क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था, और थोड़ा-सा ये भी था, अब क्या कहें कि मेरा एक मतलब पब्लिक में एक ऐसा इमेज जो है वो बन चुका था कि आई एम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड गुड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वेरी वेल आर्टिकुलेट। हमारी टीम का ट्रैवलिंग लोग देखते थे, ऑफिस, वी वर द आई थिंक परहैप्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर जिसका अपना फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, फुल फ्लेज्ड स्टूडियो अपना था, अब भी है ना? ये सारा सेटअप है, लाइब्रेरी है, ये छोटा-सा मतलब जिसमें जैसे उसी तरह टाइम पे खुल रहा है, सुबह से शाम तक काम हो रहा है। तो ये देख कर के, इस तरह की मैनेजमेंट देख कर के सडनली उस समय जम्मू कश्मीर सरकार में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, जो जम्मू कश्मीर के कला, संस्कृति, भाषा का कार्यभार सँभाल सकता था। तो एक बार मैं अकादमी के सचिव बन गए हाँ, आप। एक बार मेरे को ऑफर आया, मैंने डिक्लाइन कर दिया। इस बीच फोर्ड फाउंडेशन भी मतलब कभी घटना हुई जिससे मतलब फोर्ड फाउंडेशन ने कोई 10-11 डायरेक्टर्स को पूरे देश में से चुना गया था। उन जिनको उन्होंने एक थिएटर लेबोरेटरी प्रोजेक्ट के तहत सपोर्ट किया था, और मतलब सब्सटेंशियली सपोर्ट किया था उसमें। बहुत लोग थे, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त, बंसी कौल, फैजल काजी, ये नीलमान सिंह चौधरी, एन मुथुस्वामी, प्रोवीर गुहा, और ये सब लोग हम मिलकर के जो है कोई 11 डायरेक्टर थे। 11 से फिर उन्होंने कम कर दिए फर्स्ट राउंड के बाद, फिर सेकंड राउंड में हम लोग थोड़ा बी जयश्री कर्नाटक से हुँ, थी। हुँ, ये सब हुँ। लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। जब ये मुझे ऑफर आया, उन दिनों उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो मैंने अपने कुछ फोर्ड फाउंडेशन के लोगों से भी पूछा कि क्या करना चाहिए, तो कहते यार तुम ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो ठीक नहीं है। आपको तो एक सब्सटेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है, काम में कहीं तंगी तो नहीं, और फैक्ट था उसमें तंगी भी नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर सब्सटेंशियली सपोर्टेड, वी ऑल वर सपोर्टेड। तो मैं तो, जो मेरे लिए तो ब्लेसिंग डिस्गाइज था, उन्होंने पैसा दिया तो हमने लगाया, और अच्छे प्रोडक्शन हमारे निकल के, और रेपटायर स्ट्रांग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो गया, ये सारी चीजें हो रही थी। तो उस बीच में ये खबर जो है फैल गई सब तरफ की, इसको जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 बार सर्च कमेटी बनाई है, 3 बार बनाई है, और बार बार इसी का नाम आ रहा है, और इसके पीछे पड़े हैं। मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। तो लोगों ने, पीयर प्रेशर ने मुझे फोर्स किया, हाँ यार देखो, यार तुम देखो, एक तुम्हें कमिश्नर सेक्रेटरी का ग्रेड दिया जा रहा है, उस रैंक पे लिया जा रहा है जो आईएएस करने के 23 साल बाद किसी को मिलता है। तुम्हें डायरेक्टली मिल रहा है, तुम किसी सर्विसेज से नहीं हो, पढ़ने में बेशक तुम ठीक थे, लेकिन तुमने कोई यूपीएससी नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टेट पीएससी नहीं किया, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग मतलब यू शुड फॉर जॉइन। पर्सन। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि तुम आर्ट एंड कल्चर करने जा रहे हो ना, तो कोई आलू प्याज के डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे ना, तुम तो आर्ट कल्चर, और तो मैं तेरे जैसे व्यक्ति के आने से दे मतलब स्टेट की हालत सुधरेंगे। और फिर ये सारे ग्रुप्स जो इंडिविजुअल ओरिएंटेड रहते हैं, कि एक व्यक्ति के नाम से ग्रुप चलता है, जब तक वो जिंदा है तब तक हो रहा है, और तुम सेकंड लाइन को कैसे तैयार करोगे? तो तुम्हारे पास इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, व्हाई कांट यू हैंड ओवर द रेजिम टू सेकंड लाइन ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स? तो खुद ट्राई करो। तो साहब ये सब बहुत लंबा समय लगा, कैन यू तो बिलीव? फिर तो आपने आप जॉइन आठ कर ही लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कितना लंबा समय, आपका जो अपॉइंटमेंट निकलता है, निकलने के 15 मिनट के बाद आप दौड़ के उड़ के पहुंचते हैं और ज्वाइन करते हैं। आई वॉज गिवन द ऑफर ऑन द 22nd April 1995, हुँ, हुँ। and I joined on 14th of August 1995। अप्रैल, मई, इत जून, इत जुलाई। 4 महीने आपने लिए जॉइन करने में। हाँ, वो रिमाइंडर्स आते थे, मैं टाइम मांगता था, रिमाइंडर आते थे, मैं टाइम मांगता था। फाइनली मैंने कहा यार छोड़ो। इस बीच मैं क्या कर रहा था कि कुछ मतलब मेरे
एब्सेंस में जब मेरे आगे पीछे रहते हुए, एब्सेंस कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में ही रहना था, इतना एब्सेंस नहीं होता, और फिजिकल प्रेजेंस कम होनी थी, इसलिए कुछ लोगों को वर्कशॉप करके ट्रेन किया गया कि वो संभालें। और इनफैक्ट मैंने बड़ा रिस्क नहीं लिया। मैंने जैसे ही मैं ज्वाइन किया तो मैंने कोई नेशनल ऑफ ड्रामा से कुछ लोगों को बुला करके नटरंग में प्रोडक्शंस करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के, उसमें आदिल हुसैन जैसा बड़ा नाम है। तो क्या बात है। हाँ, वो ही वर्कड इन नटरंग ना, उन्होंने आकर के नटरंग में काम संभाला। ही स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल इन नटरंग। उनके साथ हरीश खन्ना, उनके ही बैचमेट, इन दोनों ने मिल करके जो है नटरंग को संभाला, और एक नहीं दो दो बड़े प्रोडक्शंस तैयार किए, जिनको लेकर के मतलब एक काम जो है उसका वो चलता रहा। तो फिर ये सब उसके बाद सिलसिला फिर चला। फिर आई वॉज अवे फॉर मोर देन 8 years। और अब फिर वो एक लंबी जिम्मेवारी और उस तरह की जिम्मेवारी, यहाँ पे सिर्फ वो थिएटर नहीं देखना है, साहित्य भी देखना है, सेलिब्रेशंस भी जम्मू कश्मीर की आपके पास हैं, रिपब्लिक डे अपना देखना है, दिल्ली में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उलझ जाता है आदमी। लेकिन इट वॉज अच्छा, अ गुड आपके लर्निंग लर्निंग आपके जीवन ओकेजन। में, आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय ये रहा जब आपको भारत सरकार की तरफ से बाहर साउथ अफ्रीका और फिर बाद में मॉरिशस भी आप कल्चरल एम्बेसडर के रूप में गए। तो ये साउथ अफ्रीका वाला किस तरह से, ये क्या मतलब मोड़ कैसे आया आपके जीवन में ये। देखिए, ये बहुत लेटर हुआ है, ये अभी अभी मैं अभी तो वापस आया हूँ, इस असाइनमेंट से वापस आया हूँ। ये फिर जैसे 95 से 2003 तक मैं सरकार में रहा। फिर वापस आकर के दोबारा मैंने नटरंग को गेयर अप करने की कोशिश की। उसको और संभाला वो आपने फिर से, जी जी। संभाला, और उसके उसको जाकर के मतलब अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्शन, इनफैक्ट आकर के वापस आकर के मैंने नटरंग में थिएटर के अलावा म्यूजिक एंड डांस की रिपर्टरी भी स्टार्ट कर दी, ताकि क्या हमें बात है। मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग जम्मू कश्मीर में डांस की स्थिति जो है बहुत बहुत ही दयनीय रही। तो उसमें भी एक थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे, हमेशा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरत रहती थी। मैंने कहा कि एक अच्छा ग्रुप के लिए आउटलेट है, तो एक एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप और प्रॉपरली वेल आर्टिकुलेट, उसका वैसा कास्ट्यूम, वैसा उसका म्यूजिक, वैसा उसके उसके उस तरह के मतलब प्रोफेशनल परफॉर्मर्स को तैयार किया। तो आई 2004 से मैंने फिर एक बड़े लेवल पे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करना शुरू कर दिया, डांस और म्यूजिक बेस्ड उसके साथ। उसमें फिर मतलब ये जो 2012 तक, 3 से लेके 2012 तक मैं जो है पूरी तरह से नटरंग को डिवोट किया, और इस बीच बहुत ट्रैवल किया। मैंने ईयर ऑफ इंडिया रशिया में किया, फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जर्मनी में क्या किया। बात है। मैंने मतलब ऑलमोस्ट 70-80 कंट्रीज इस पीरियड में कवर करी। और मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और इस तरफ मिडल ईस्ट में सारा, इंटायर मिडल ईस्ट, और उधर यूरोप में लंदन से लेकर के इटली और स्पेन, और ये सारा ये करने के बाद फिर 2012 में क्या है कि एक और फिर मुझे लगा कि बीच बीच में अब मेरे जो सेकंड लाइन है, थोड़ा थोड़ा इनको और लेबर थोड़ा देता हूँ टाइम। पर यहीं रह करके मुझे ऑफर आया कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का रीजनल हेड बनूं मैं। वो माननीय डॉक्टर करण सिंह जी की बड़ी इच्छा थी कि एक बड़े अच्छे लेवल पे जम्मू कश्मीर में सेंटर्स स्टार्ट करने की थी। तो देन आई जॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। वहाँ में मैं 2018 तक रहा, और 2018 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ फिर देन अगेन एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका। और ये मैं उस समय ढूंढ भी रहा था। मैं देखिए, मेरा अभी भी ये मानना है, और मैं अभी भी इसी सोच को लेकर के काम कर रहा हूँ, कितनी कामयाब होती है पता नहीं। ये बात मैं पहले भी एक लाइन में जिक्र किया, लेकिन ज्यादा नहीं, अब थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा कि इंस्टीट्यूशंस जितने बनते हैं, चाहे अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े जितने नामी लोग थे, चाहे वो पानीकर जी हैं, हबीब तनवीर जी हैं, या जितने भी बड़े बड़ी बड़े, दे आर इंस्टीट्यूशन, दे हैव बीन इंस्टीट्यूशंस, वो अपने लेवल में मूविंग यूनिवर्सिटीज थे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो जिस दिन दुनिया से निकल गए, तो उसके बाद वो ग्रुप्स, वो ऑर्गेनाइजेशन संभाल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने कभी वो एक ये भी एक कारण हो सकता है कि कभी पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली मतलब दूसरी जनरेशन को हवाले नहीं किया। तो मैं कहा यार, मैंने किया, बीच में हवाले भी किया 95 से लेके
2003 तक, और बीच में अभी भी किया था 2012 से लेकर के लगातार बीच में करता था। लेकिन करना क्या होता है कि जैसे आप बैठे हैं ऑफिस में, ठक से फोन आ रहा है, ओ सर ये प्रॉब्लम आ गया, वो बता दो, ये कर दो कर दो कर दो, तो फिर अगेन आप छोड़ करके उनकी प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो फिर भी इन लोगों का डिपेंडेंस लेवल जो था बहुत ज्यादा था। मैंने कहा यार मैं अब ऐसा कोई असाइनमेंट लूंगा कि देश में रुकने वाला नहीं हूँ। आप करते रहो मेरे को फोन, एक तो टाइम जोन डिफरेंट होगा, पर यार आपको खुद ढूंढना है, आपकी समस्या है। जब तक आप हल खुद नहीं ढूंढोगे और डिपेंडेंस बना के रखोगे, तो ये यार पूरा काम मेरे पे डिपेंडेंट रहेगा। यू पीपल नीड टू फाइंड आउट योर ओन वेज। खुद समस्या का खुद हल ढूंढो। समस्या हमेशा हल लेके आती है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ी हिम्मत नहीं क्या बात हारनी है, है। ये बहुत अच्छी होगा। बात है। जी जी। हाँ नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अरे साहब खुद एक्सपीरियंस किया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने इनको जो फाइनली मैंने कहा कि मैं नाउ आई एम ऑल सेट टू टेक अप ए फॉरेन असाइनमेंट, 2018 में फाइनली मैंने तय कर लिया। तो लेट 18 तक आते आते ये तय हो गया था कि मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका। तो फिर हम निकल गए साहब साउथ अफ्रीका के लिए। और तो वहां साउथ पर अफ्रीका आपका में मुख्य कार्य क्या था? मैं मुख्य कार्य क्या था देखिए आपका? देखिए भारत ने 40 देशों में अपने इंडियन कल्चर सेंटर्स बनाए हैं। बहुत ही अद्भुत, मतलब करना हो तो साहब, नहीं करना है तो अगर खाली पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन बन के जाना है और आपने डॉलर बनाने हैं तो अलग बात है, दैट्स अनदर मिशन ऑफ ए पर्सन। बट मुझे लगता है इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं जिंदगी में। मैं बहुत मतलब इतना ओवर एनर्जाइज्ड हो गया, आपको मैं क्या बताऊं। मुझे 4 घंटे में सोता था, मुझे नींद हम्म। नहीं आती थी। मुझे पता नहीं चला मैं कैसे जोहानिसबर्ग में बेस था एक स्वामी विवेकानंद, पहले इंडियन कल्चर सेंटर्स कहते थे, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने उनके नाम मतलब नाम रखे गए, हार्डली इंडियन कल्चर सेंटर थे। तो उनका नाम जितने भी बचे हुए थे उनके नाम स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर नाम से रखा। तो क्या मेरे बात को है, बहुत बढ़िया। पहला पहला स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, हमारे ऑलमोस्ट सभी सेंटर्स का, कल्चर सेंटर, इंडियन कल्चर सेंटर्स का नाम स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर है। तो पहली बात मैंने अपने आप को खुद ही असाइनमेंट देता हूँ। मैंने कहा सिंस आई एम गोइंग टू हेड स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, तो बलवंत ठाकुर कल उठ के कोई पूछ लेगा हु वाज स्वामी विवेकानंद, तो तुम तो गए, है ना। तो साहब क्या बात है। पहला काम ये किया कि स्वामी विवेकानंद की जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है, वो 10 वॉल्यूम है साहब, वो सारे पढ़े। लेकिन ये नहीं हाँ हाँ कहते कि हाँ, हम क्या उसके बात है। मास्टर हो गए, लेकिन मजा आ गया। अरे सुनिए तो सही, जैसे ही पहुंचे वहां हम्म पे, हैं, हम्म जोहानिसबर्ग में हम्म पहुंचे, साउथ अफ्रीका देखना था, तो उन्हीं दिनों गांधी एट 150 चल रहा था, है। और आउटसाइड इंडिया गांधी का रेलेवेंस सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में, हेड स्पेंड भाई 22 बिल्कुल बिल्कुल ईयर्स देयर, सही बात है। जी 22 जी साल जी जी। बताए थे। तो फिर आ गई बारी, मुझे सरकार से एक मतलब कम्युनिकेशन आया कि साहब आपको तो गांधी एट 150 का तो इन्होंने एम्बेसीज ने कुछ किया ही नहीं है, और ये यार तो गांधी एट 150 क्लोज होने वाला है, तो आप प्लान करो। देन आई ट्रेवल, पूरा ट्रेल किया वहाँ, फिनिक्स से लेकर के जोहानसबर्ग तक, वो सत्याग्रह हाउस, वो टाल्स्ट्रे फार्म, सारा चीज क्लोजली चीजों को देखने पे क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ के। अपने इंडियन डायस्पोरा से मिला, लोकल जो जितनी कल्चरल प्रैक्टिशनर्स हैं साउथ अफ्रीका के, उनसे मिलकर के एक प्लान बना करके, देन मैंने कहा प्लान तो बन रहा है बलवंत ठाकुर, तुम्हें गांधी के विषय में जगह जगह बोलना है। तो देन साहब गांधी जी को पढ़ा। स्वामी विवेकानंद के बाद गांधी जी को पूरा स्टडी करा, जितना भी उनके अच्छा। ऊपर जो जो लिटरेचर मुझे मिल पाया उनके ऊपर, जो तो जबकि बहुत कुछ है उनके बारे, गांधी इन साउथ अफ्रीका करके एक एक पब्लिकेशन भी निकाला, जो मैंने मतलब एक कॉमिक के रूप में वहाँ पे अपने स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर के लिए छपवाया, ताकि मेरा एक थ्रस्ट था कि यंगर जनरेशन है, बच्चों से हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, और बिल्कुल यंगर जनरेशन साउथ अफ्रीका की, उनको पता ही नहीं है कि गांधी कौन था। जबकि नेल्सन मंडेला ने हर मंच पे ये एक्सेप्ट किया था, ग्रेट नेल्सन मंडेला ने, कि दो दे नेवर मेट, वो कभी मिले नहीं, लेकिन उनका इंटायर इंस्पिरेशन जो मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट था इसका, साउथ अफ्रीका का, दैट वाज टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी। गांधी इज नॉन वायलेंस, वो सारी चीज को मैं क्लोजली स्टडी किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन हिल, जिस जेल में गांधी जी रहते को रखा गया था, उसी जेल में फिर नेल्सन मंडेला को रखा गया, उनको बड़ा मैंने, देखिए मुझे लगा भाई भगवान तूने इतनी बड़ी मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, आई शुड नॉट मिस इवन अ सेकंड। इसीलिए मेरे को नींद नहीं आती थी, मैंने उसको बड़ा क्लोजली समझने की कोशिश की और बहुत सारे कुछ किए। और एक बहुत सालों से पेंडिंग था फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका,
तो बड़ा भारत सरकार बहुत कीन थी, क्योंकि हमारे जो शेयर्ड कल्चरल एक हिस्ट्री भी रही है, और एक कल्चरल जो थ्रस्ट है भारत के लिए साउथ अफ्रीका में, और बीच में कुछ आपको पता है लैप्सेस रह जाते हैं, फिर वो लैप्सेस में दूसरी कंट्रीज अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करती हैं। चाइना ट्राइज टू ना लाइक मेक इनरोड्स, यहाँ पे भारत थोड़ा पीछे रहता है। तो मैंने ये अपने समय में वहाँ पे इतनी कोशिश की कि भारत का जो है मतलब हर तरफ भारत दिखे, और ख़ास तौर पे गांधी को अपने तरीके से मैंने पहुँचवाने की कोशिश की। मैंने साउथ अफ्रीकन परफॉर्मेंसेस और अपनी परफॉर्मेंसेस को बिल्कुल कंबाइन कर के एक वो क्या कहते हैं फ्यूजन परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पे तैयार किए, और फेस्टिवल ऑफ इंडिया डरबन में, केप टाउन में, जोहानिसबर्ग और प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, वहाँ पे किया। बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। लाइनें लगा के लोग आते थे, लोगों ने आनंद लिया। ग्रेट ग्रेट जहाँ से परफॉर्मर्स गए थे। मैंने क्या नाम कलाक्षेत्र चेन्नई, जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ भरतनाट्यम है, उनका पूरा रिपर्टायर लेकर के मैं वहाँ पहुँचा। सोनल मान सिंह जी को ले गए और सिंगर्स को लेकर के गए। वो बहुत लाइक इट वाज ए मिक्स्ड बैग, वो तो अपने वहां लेवल के पे किया। लोकल हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफी मदद मिला होगा नहीं नहीं, आपको। ये देखिए, हमारी जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं दो देशों के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो इंटर कंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम की बहुत सारी एमओयूज होते हैं। मैंने उन एमओयूज को नया सिरे से रिवाइव भी किया, और जो रुकी हुई चीज़ें थी, क्योंकि शेयरिंग में होता है, ये दोनों देशों के बीच में ये डिपेंड करता है किस कंट्री से किस कंट्री के बीच में क्या आपका एमओयू है। मेजॉरिटी में थंब रूल ये रहता है कि जब मान लो भारत की जब परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका में हो रही हैं, तो साउथ अफ्रीका जो है लोकल हॉस्पिटैलिटी, ऑडिटोरियम्स, ट्रांसपोर्ट और वेन्यूज वो देगा, और हम लोग खाली मतलब पैसेज और परफॉर्मेंस की फीस लेकर के आएंगे। और इन द सिमिलर फैशन जब हम लोग फेस्टिवल ऑफ साउथ अफ्रीका इंडिया में करते हैं, तो हम लोग लोकली उसको होस्ट करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मुझे, क्योंकि मैं कल्चरल कितने एडमिनिस्ट्रेशन साल आप रहे वहां पर, कितने साल रहे आप दो वहां पर? दो साल, 2 इयर्स, 2 इयर्स रहा तो हूँ। 2 साल में और तो दो साल काफी परफॉर्मेंसेस दिए हाँ रहे होंगे साहब, आपने। बहुत 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 कुछ किया, बहुत कुछ किया। साउथ अफ्रीका बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये यूरोप से के एट पार है, और खास तौर पे थिएटर और चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल की बात करें, तो एट पार विद यूरोप है। अब जिस तरह से आपको इंग्लैंड में वो मल्टी प्लेक्सेस मिलते हैं, उसी तरह आपको जोहान्सबर्ग में मिलेंगे, केप टाउन में मिलेंगे, और डरबन में मिलेंगे, और वैसा ही मतलब प्रोफेशनल सेटअप है, गवर्नमेंट के उसी तरह के चीज़ें हैं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत है, लेकिन ये हुआ कि वहाँ 1 साल, 1.5 साल, सवा साल के चलते-चलते फिर बाद में कोविड आ गया, और वो जो पीरियड था मेरा कोविड वाला, फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट करके ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जिस उत्साह के साथ मैंने वो किया था काम, हालाँकि हिंदी प्रमोशन भी मेरे पास था। ये भी एक बड़ा मुझे मिला मौका, और हिंदी में बहुत सारे लोग जो हैं रुचि रखने वाले जो मतलब हैं साउथ हिंदी अफ्रीका में। भाषा और साहित्य का आपको प्रचार वो प्रसार करना था। बिल्कुल प्रचार प्रसार ही नहीं, उसको लेकर के मैंने कविता कहानी उत्सव करके मैंने किया, क्या जिसमें बात है। मतलब एक बड़ा और लोकल, हालांकि जैसी कोशिश करते थे लोगों को इनकरेज करने की कोशिश की कि कैसा लिख पाए, कुछ करें, प्लेटफॉर्म तो देना पड़ता है। और मैं चीज़ों को बड़ा वर्कशॉप लेवल पे करता हूँ, ये नहीं है कि प्रोग्राम रख दिया, आर्टिस्टों को बुलाया, यार भाड़ में जाओ कर लिया, ये नहीं है। बस लॉट ऑफ इंटरेक्शन, लॉट ऑफ वर्कशॉप, फाइनली मंच पे आने तक पहले हम चीज़ों को आर्टिकुलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट में ये चीज़ें मिसिंग है। हम जितने भी लोग कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम खाली वो नंबर गिनने की कोशिश करते हैं, इतने शो हो गए, इतने प्रोग्राम हो गए। अरे यार, देयर इज़ नो सोशल ऑडिट इन कल्चर। कल्चर में खाली जाकर के ये पूछा जाता है, ये पैसा कितना आया, और उसका कि क्या आपने कितनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है और प्रोसीजर्स कितने फॉलो किए। ये कोई नहीं देखता कि साहब वो जो प्रोग्राम हुआ उसमें ऑडियंस कितना था, उसका इम्पैक्ट क्या था, क्या उसने छोड़ा। मैं इन चीज़ों को लेके ज़्यादा सचेत रहता था कि मैं ये आई यूज्ड टू सी कि अगर मेरा कोई प्रोडक्शन या कोई ग्रुप मैं इंडिया से बुला रहा हूँ, तो उसको कितना ऑडियंस, से पहले प्रचार उसका इस तरह से शुरू कर देना, जाकर के खुद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के मतलब इंटरेक्शन करने, उनको बताना, सेंसिटाइज़ करना, वहाँ से डिमांड क्रिएट करना,
और फिर जब वो पहुंचे तो एकदम से आपके पैक हाउसेज हों, वो पैक हाउसेज ही ना हो, प्रोग्राम खत्म वहां नहीं करना, प्रोग्राम के बाद एक इंटरेक्शन जरूर रखना, ताकि वो एक क्या बात है। लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ पाए। ये इसलिए भी हो पाया शायद कि मैं कोई फॉरेन सर्विसेज का ऑफिस बंदा नहीं था, आई वाज अ मैन फ्रॉम कल्चर, और जिंदगी पूरी एक कल्चर में दी थी, कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन में दी थी। आई कुड विजुअलाइज थिंग्स दैट वे। इसलिए मेरा जो है डिमांड अच्छा हो गया, और फिर आई वाज गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी, वहां से मुझे मॉरिशस बुलाया गया। और मॉरिशस में आपको ये बता दूं, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर मॉरिशस में है, इंडिया का। मॉरिशस है, बिल्कुल। जी, 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 जी। वहाँ और तो दो और भारतीयता का मतलब प्रभाव बहुत है वहाँ पर। बहुत, जो और वो भारतीयता का प्रभाव पूरा बना रहे, ये इंश्योर करता है वो हमारा जो कल्चर सेंटर है। बाय 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ इंडियन कल्चर सेंटर है, जिसका नाम इंदिरा क्या गांधी बात सेंटर है, फॉर क्या बात इंडियन है! कल्चर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत में भी इतना बड़ा कोई सेंटर नहीं है। हमारे 3 ऑडिटोरियम्स हैं, और कम से कम 2500 स्टूडेंट जो है वहाँ पे इंडियन आर्ट्स को स्टडी करता है, जो मॉरिशियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। हमारे पास फैकल्टीज हैं, डांस में है, म्यूजिक में है, इंस्ट्रूमेंटल में है, और योगा इज द मोस्ट sought आफ्टर थिंग यहाँ पे, हमारा योगा। और पूरा बिल्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो हमारे इंडिया से टीचर्स वगैरह जाते हैं, उनके रहने की सुविधा है बहुत बड़ी। इंडियन कल्चर पे, इंडियन भारतीय साहित्य पे लाइब्रेरी है, सेंटर की अपनी लाइब्रेरी है, जिसमें लोग आते हैं, बाकायदा उसकी मेंबरशिप है, पीपल पे फॉर द मेंबरशिप। और एक तो आपको मालूम है कि क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है वहाँ पे मॉरिशस में, और उनको रुझान भी है भारतीय कलाओं के लिए, बहुत ज़्यादा, भारतीय बहुत भाषा ज़्यादा। के लिए। हिंदी का बहुत चलन है, हिंदी सीखने वालों का। हम हिंदी में क्लास चलाते रहे, संस्कृत में हमारा वहाँ पे क्लास चलता था। और उसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी का बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। प्रभाव है वहाँ पर। जी, जी, जी। हाँ हाँ हाँ। और भी मतलब जो है अपने छोटे छोटे जो इंडियन डायस्पोरा ग्रुप्स हैं, तेलुगु का बड़ा अच्छा ग्रुप है, तमिल का ग्रुप है, मलयालम का वहाँ पे ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे भी साहब ऐसा हुआ कि देखिए, ऊपर वाले की देन है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब जिस उस समय हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बना रहे थे, और साथ ही उसी पीरियड में इंडिया मॉरिशस डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भी 75 ईयर्स हो रहे थे। तो क्या मुझे बात है! मतलब दोनों बड़ी चीजों को करने का मौका मिला। दोनों और ट्रैक मिले आपको उस समय। दो दो बड़े बड़े कहते हैं कि स्काई शुड बी द लिमिट फॉर होस्टिंग। और मैंने एक नया ट्रेंड, जो नई नई कुछ नए मापदंड मैंने दिए, कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम इंडिया, मेरा जो अपने यहाँ से टीचर्स जाते हैं, और इतने सालों से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे सीख रहे थे, मान लो वहाँ पे मेरा कथक का क्लास चलता है, तो कथक के स्टूडेंट्स वही के थोड़ी हैं जो 2 साल से सीख रहे हैं, उसी साल सीख रहे हैं। जो पिछले 10 साल से 12 साल से जो सीख रहे थे, और अपने अपने लेवल पे छोटी छोटी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको बुलाया मैंने। और एक रेपटायर डांस का तैयार किया, जिसमें मैं डांस के कुछ बड़ी बेहतरीन आइटम्स को डिजाइन करके उनका एक रेपटायर तैयार किया, जिसमें पूरे इंटायर मॉरिशस में परफॉर्म करते रहो। इन द सिमिलर फैशन म्यूजिक के लोग भी ढूंढे, जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स थे, जो अच्छी तरह क्या से बात है! एज प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते थे, उनका मिला करके एक रेपटायर बनाया। और चूंकि मैं थिएटर का आदमी यहाँ से गया था, तो व्हाई कांट वी इंट्रोड्यूस थिएटर आल्सो इन मॉरिशियस। अरे तो वाह! थिएटर भी मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया। तो इन सभी चीजों के एक बड़े बड़े भव्य स्तर पे हमारा ऑडिटोरियम जो है, मुझे नहीं लगता कि भारत में भी इतना अच्छा वेल इक्विप ऑडिटोरियम होगा जितना वहाँ पे हमारा अपना ऑडिटोरियम इज ओन्ड बाय इंडिया। इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इंडिया की बिगेस्ट कल्चर प्रॉपर्टी दुनिया में कहीं है तो दैट इज इन मॉरिशस। तो मैंने मॉरिशस में। जी, मुझे जी। मुझे जब मैं पहुंचा वहां, तो पहले से ही मैंने स्टडी किया था उसके बारे में। तो मैं अपने लिए एक टास्क लेके गया था, अपने लिए होता ना, अपने एक लिए एक भाई मैं गया हूं तो एक मुझे एक विजन विजन अब लेके गए थे आप। हाँ विजन लेके गया था कि इसको मैं मतलब ऑप्टिमम यूज करना है मैंने इसका, जितना ज्यादा यूज हो सकता है, जितना मल्टीपल लेवल पे। और कुछ चूंकि मीडिया का आदमी हूँ, और सारी चीजें अलग अलग स्तर पे देखी हैं, तो वहाँ का ये जैसे मतलब चूंकि एक आइलैंड है, आसपास कहीं कोई दुनिया नहीं है उसकी, तो उनका जो मीडिया है वहाँ का सरकार चलाती है, जिसको मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो उन्हीं के हम्म। अपने चैनल्स हैं, रेडियो उनका है, टेलीविजन उनका है। तो मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, एक सर्वे मैंने किया। तो सर्वे जो है, ये लगा कि सब सिर्फ मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है उसको देखा जाता है।
तो मैंने मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ एक आप तो ब्रॉडकास्टिंग के आदमी हैं, आप समझ सकते हैं कि जब दो संस्थाएं मिल जाएं, और मैंने एक उनके साथ एमओयू कर लिया। वो एमओयू ये था कि उनको भी कंटेंट की जरूरत थी, कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको मेरी हम्म। एक मदद करनी होगी कि जितने मेरे कार्यक्रम हैं, और जबकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करता था, मैंने कहा आपको पूरा कैलेंडर मंथ का पहले एडवांस में दूंगा, आपको आपको उसको लाइव प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म देना आ, है, आपको प्लेटफॉर्म तो आ, आपको आ, देना है। आ, आपको उसको ऑनर ले जाना है सर जी लाइव। जी। क्या बात दिस है, इज क्या हाउ आई बात है। मेड माई ऑडियंस। मतलब अच्छा लगता है आपको ये बताते हुए, आपसे साझा करते हुए, कि सड़क पे चलते मॉरिशस के किसी भी कोने में जाता था तो पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज, हे आई हैव सीन यू ऑन द टेलीविजन। मैं क्या, ओके फाइन फाइन थैंक यू। ओके ओके। क्योंकि जाने क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं कम से कम 10-15 मिनट तो लगाता था अपने कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करने में, बताने में कि साहब ऐसा है, ऐसा ऐसे किया है, ये मुद्दा है, दिस इज हाउ आई वांट इंडिया मॉरिशस टू कम टुगेदर। और किस तरह से, मतलब जो लोगों के रूट्स बैक इन इंडिया हैं, उनको किस तरह से हम लोग और अपने साथ जोड़ के रखें, क्या क्या कार्यक्रम, वो उनको मतलब साथ लेके चलना बड़ा जरूरी है दुनिया में। थोपना नहीं चाहिए, कल्चर तब भी कहीं नहीं पनप सकता जहां आप थोपते हैं। यहाँ थोपते नहीं 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 है, जहाँ थोप। जहाँ उपजता है, मतलब आपस में मिलकर के वहीं उस सोच में से एक नई सोच जब निकलती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई सपोज। और इसी चीज को मैंने जो है वहां पे किया, बड़ा आनंद लिया। लेकिन ये है कि इस बीच शायद मैं वहाँ टिका होता है, यहाँ G20 कश्मीर जो है उसके लिए कुछ मतलब ये राय बन चुकी थी कि ये मुझे करना चाहिए। और मुझे शायद ये भी समझ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा मुल्कों में बहुत पहले से मैं काम कर चुका हूँ, और इंटरनेशनल ऑडियंस जम्मू कश्मीर को किस नज़र से देखती है और जम्मू कश्मीर का क्या थ्रस्ट बन सकता है, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ये लगा कि ये आदमी एक बेहतर व्यक्ति हो सकता है, जो एक बड़ा विजन लेकर के एक इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। तो मुझे जो पहला टास्क दिया गया था वापस आने के बाद, वो ये था कि साहब, आज तक इतिहास में, मतलब पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस पीरियड में, क्या आज तक इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी हुआ ना हो, क्या जिसका बात है, क्या बात वॉल्यूम वॉल्यूम इतना बड़ा होना चाहिए, और वो उसका स्तर इतना ऐसा हो कि बस आंखें खुली और खुली रहनी चाहिए, और समथिंग ड्रीमी ऐसे लग जाए, कुछ ऐसे सपना सा देख लिया है। तो वापस आके G20 कश्मीर किया, और मैंने पहले उसके लिए वो तो जगह, आपका बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था आपका जी वो जब ट्वेंटी वाला। जो जो जी जी, वो मैंने, देखिए आप चूंकि आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आप विजुलाइज करिए, मैंने SKICC के बैकलॉन्स में झील डल के किनारे एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया कि था तो वो जमीन पे, लेकिन उसके आगे 30 फुट का एक वाटर बॉडी क्रिएट कर लिया, पूरा क्या बात है। घुमा घुमा के। और दर्शक जो बैठता है उसको लगता है ये तो झील में हो रहा है सब, जबकि वो झील आए में है, था क्या नहीं। बात है। हाँ? तो वो एक और वो उसके ऊपर 150 आर्टिस्ट आ कहाँ से रहे हैं, ये भी एक $1 million क्वेश्चन था। और वो सारा परफॉर्मेंस, और मैंने कोशिश ये किया कि जितना रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि डांस वाज द ओनली मीडियम, मतलब कैन बी द मीडियम जो फॉरेन ऑडियंस के बीच में, क्योंकि विजुअल बहुत कन्वे कर सकता है। गाना हम रखते तो गाना हो सकता है, गाने का थोड़ा धुन सुनने के बाद वो फिर थोड़ा कंफ्यूज रहते। तो मैंने ये डांस बेस जितनी भी हमारे रीजन्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको, हालांकि बहुत सारी कमेटीज थी जिनके सामने मैं अपना कॉन्सेप्ट लेके जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो फाइनल डिसीजन मेकर्स थे। हमारा जो मतलब सेक्रेटरीट है टूरिज्म एंड कल्चर, वो, और माननीय उपराज्यपाल जी, वो खुद मॉनिटर कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी, ये सारी मतलब पूरी गवर्नमेंट वाज मॉनिटरिंग कि क्या होना है। मैंने कॉन्सेप्ट दिया तो उनको पसंद आ गया। हमने जो डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैंने उसको टाइटल दिया कलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे अलग बहुत अलग रंग बढ़िया, हैं जम्मू बहुत कश्मीर के, बहुत उन बहुत रंगों तारीफ को कर हम की लोग गई है उस प्रोग्राम की। जी जी। उस गुलदस्ते को हम लोग एक एक उसमें मतलब में परो के दिखाएं। वो मैंने कोशिश किया, जिसमें कश्मीरी और कश्मीरी के दोनों एस्पेक्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें कश्मीरी पंडित्स को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है। ये मैं मतलब आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप कश्मीर की कोई फोक परफॉर्मेंसेज या कुछ प्रेजेंट करते हैं, तो वो परफॉर्मेंसेज जो होती हैं वो कश्मीरी पंडित्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू गो, क्योंकि वो बहुत, उनका उनका कास्ट्यूम अलग है, उनका गाना अलग है, वो चीज़ें अलग हैं। तो इसमें जो मैंने परफॉर्मेंसेज किए, उसमें कश्मीरी पंडित्स का भी परफॉर्मेंस एक अलग से इसमें इसमें दिखाया। और
पहाड़ी, गोजरी, भद्रवाही, डोगरी ऑफ कोर्स, एंड पूरा कश्मीरी के जितना उस रीजनल कल्चर हाँ। है उसको आपने उसमें ऐड साहब, कर लिया क्या? 1 घंटा 6 मिनट का परफॉर्मेंस था, और 1 घंटा 6 मिनट में हमने अराउंड 150 परफॉर्मर्स को स्टेज पे लाया, और उस एंड में आकर के सबका एक मैंने एक वो क्या कहते हैं ना, ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस में सारे 150 परफॉर्मर्स एक साथ परफॉर्म करते हैं, वो लेकर के मतलब किया तो ठीक था। मतलब लोगों के मतलब बाद में भी वहाँ पे परफॉर्मेंस होने के बाद भी लोग जो है बार-बार, और हमने एक बड़ा अच्छा-सा एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाया था उसका। क्योंकि मुझे हम्म। मालूम है ना कि लोग लोग कंटेंट पे बहुत ज़ोर देते हैं। ये लोग जो विदेश से आते हैं, ये खाली चीज़ हो गई जब तक उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं है, तब तक नेचुरली। उनको लगता नहीं है। तो वो ये जो हमने एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाया, वो सबको प्रेज़ेंट किया, और कॉफ़ी टेबल बुक वाज़ ऑल अबाउट द परफॉर्मेंसेस। क्या उनका बात है। डिस्क्रिप्शन, उनकी फ़ोटोग्राफ्स और पूरी सारा कुछ, तो डिटेल्स वो और पूरा, जी जी। और मैं जाके पता चला मतलब करने की कोशिश कर रहा था कि जब वो विदेशी हमारे मेहमान आए थे G20 के, और साथ अपना सामान छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने वो कॉफ़ी टेबल बुक नहीं छोड़ा, वो साथ लेके गए। तो इसी तरह से आपका कल्चर कहाँ जाके डॉक्यूमेंट होता है, कहाँ जाके डिस्प्ले होता है, कितने हाथों में, कहाँ पर कितने घरों उसका तक पहुँचता उपयोग है। होता है, हाँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये कुछ छोटी-छोटे जेस्चर, छोटी-छोटी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो बहुत ज्यादा। वो तो मेरा मैं वहां केवल से वहां मैं लड़ भी जी। लेता हूँ कुछ चीज़ें करवाने के लिए। ये होना चाहिए, कहते यार क्या अच्छा करना है, इतना अच्छा हाँ जी। वो काम पूरा करने के बाद जब आप लौट आए तो अब आप फिर नटरंग के साथ जुड़ गए? एज़ ऑफ नाउ साहब, मैं नटरंग में फिर से जो है अपना समय दे रहा हूँ, और ये जो हमारा चिल्ड्रन विंग है, उसमें ज़्यादा टाइम देता हूँ मैं। मेरा कोई अपना मैं मतलब मैं अपना मैं फ्री बर्ड नाउ। डांस वाला भी ग्रुप चलता है, और थिएटर तो चलता ही है। यहाँ पे हमने एक बता दूँ मैं कि हम लोग हर संडे थिएटर करते हैं। क्या बात है। ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ऐसे कमिटमेंट अपने आप से ही दिया, हमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम किसी सरकार के लिए नहीं कर रहे कि हमें ये कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। हर संडे थिएटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी परफॉर्म एवरी संडे, तो उसके लिए एक ग्रुप तो बेचारा उसी संडे के में लगा रहता है। ज कई बार 2 डायरेक्टर्स उसके लिए काम करते हैं। अब नटरंग में इंडिपेंडेंटली 3-4 लोग काम करते हैं, जो प्लेस डायरेक्ट करते हैं नटरंग के लिए। तो इसके इसके तो आर्थिक संसाधन कहाँ से आते हैं, किस तरह से उसको अब मैनेज करते हैं आप? बहुत मुश्किल है। हम लोग बहुत तंगी से काम कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत तंगी से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि होता नहीं है, हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि चल पड़ता है, क्योंकि आपके ग्रुप में अलग-अलग कैटेगरी और सीनियरिटीज़ पे लोग काम करते हैं। बच्चों वाले ग्रुप में से ही बड़ों में जाते हैं बच्चे, बड़ों वालों में से फिर सीनियर, और सीनियर में, और फिर उसी तरह से हमारा वो जो लेवल ऑफ रेम्युनरेशन है वो वैसे ही रखा गया है। बच्चों को ज़ाहिर है हम लोग तो उनको सिखाते हैं, उनसे उनको हम देते कुछ नहीं है। नहीं नहीं, और ये बलवंत भी जी, है जो कि डेडिकेटेड लोग हाँ, जुड़े हैं तो उनकी रोजी रोटी हाँ। कैसे चलती है फिर? नहीं, चल जाती है। अच्छा। रोज़ी-रोटी चल रही है साहब, हाँ, चल रही है, चल मतलब जाती वो है। अपना भी काम करते हैं और इसके साथ भी नहीं, वो नहीं, कुछ कुछ मेरे पास कुछ इवनिंग वाले लोग हैं जो नौकरी करके आते हैं, हमारा काम कर रहे हैं। मैंने एक ग्रुप फुल टाइम लोगों के बिना नहीं चलता, तो बीच में कुछ लोग फुल टाइम है मेरे पास, जो फुल टाइम काम करते हैं, तो उनके लिए हम लोग स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइक गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स, वी लुक फॉर दोज़ प्रोग्राम्स, तो तभी उसमें से जैसे कोरियोग्राफर्स हैं, तो उनके डांस शोज़ होते रहते हैं, तो दे गेट नॉट वेरी बैड, मतलब वेरी वेरी गुड मनी, बट सस्टेनेंस के लिए काफ़ी है। तभी काफी है। तभी चल रहा है। अगर सस्टेन नहीं होता तो शायद कब का बंद गया हो गया होता। अच्छा, आपने बीच में जिक्र हाँ, किया था कि संगीत के साथ भी आपका पर्याप्त लगाव रहा है। तो हुँ। क्या मतलब क्या खुद आप कुछ गाने नहीं, का नहीं, कुछ शौक नहीं, मुझे पसंद है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, और शायद हो सकता है थोड़ा सुनने का इतना थोड़ा-थोड़ा आगे जाता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा गुड और बैड वाला भी पता चल जाता है, यार ये नहीं है, और कितनी कौन-सी चीज़ है जो बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी है, या कौन-सी है वो बड़ी फेक है, तो उसमें ये थोड़ी देखने का रहता है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ सुनाना चाहता हूँ, ताकि हालाँकि जी। आउट ऑफ वे ना लगे।
नटरंग और जम्मू को लेकर के मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, जो जो मुझे लगता है आज तक नहीं हो रहा। कई बार होते होते रह गया। मतलब एक बार एक समय में 2015-16 में ऑलमोस्ट हो गया था। मेरा एक सपना है कि जम्मू में हम लोग एक मल्टीप्लेक्स बनाएं, क्या बात है। जिसमें तीन तीन ऑडिटोरियम अपने हैं, और उसमें अंदर ही रेसल स्पेसेस हैं, रेजिडेंशियल स्पेसेस हैं, बट छोटा, बहुत। बहुत छोटा मिनिएचर टाइप का। ये नहीं है कि मेरे ऑडिटोरियम्स में 2-2 हज़ार लोग होंगे, नहीं, वो तो 500 वाला बड़ा, उससे छोटा कोई 300-350 वाला, और उससे छोटा कोई 100-125 वाला। वो ये ये कॉन्सेप्ट मैंने बना करके इसको लेकर के रिसोर्सेज भी जनरेट करने के लिए बहुत काम किया। इनफैक्ट आप पागलपन की हद से भी गुजरा मैं उसके लिए। लेकिन हम्म। वो क्या कहते हैं कि समहाउ अब इसको कुछ नहीं कर सकते, हालात हैं। मैंने आई आई वेंट टू गवर्नमेंट, और बहुत मंचों पे हर कोई छोड़ा नहीं साहब मैंने। कोई कोई चीफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर नहीं छोड़ा जिसके दरबार में हाजिरी नहीं दी और जाकर के अपनी पूरी कथा नहीं सुनाई। भाई मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, आई वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस थिंग, छोड़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर अपना है, मेरा सब कुछ अपना है। मैं मतलब इस समय भी मेरी मतलब ये है कि आज की डेट में अगर देखा जाए, आई हैव 2 डॉटर्स, बोथ आर सेटल्ड, बोथ आर मैरिड। तो मैं अपने लिए अब कुछ चाहिए नहीं, जितना सारा चाहिए होता उतना सारा है मेरे पास। तो आई वांट टू क्रिएट समथिंग जो मैं पूरी मतलब पब्लिक के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहता हूँ। ये 2010 से मैंने शुरू किया था। इट टुक मी 5 years रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। 2015 में सरकार ने कहा कि चलो तुम्हें एक जमीन दे देते हैं। एक क्या छोटा बात है। सा जमीन शहर शहर के अंदर सरकार ने मुझे दिया। तो एक भारत सरकार की एक स्कीम है, उसके तहत उसमें 40-60 होता है। 60% सरकार देती है और 40% आपने पहले से ही इकट्ठा करना है। तो 40% इकट्ठा करने के लिए आई वेंट टू पीपल। समहाउ मैंने वो 40% भी इकट्ठा, इंटेंट ही थे, अभी पैसा तो नहीं था, मान लीजिए। मतलब सरकार की तरफ से तो नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, किसी का सीएसआर में यहाँ कर करा के मैंने वो सब कुछ कर लिया। प्रोजेक्ट बन गया। जो मेरे आर्किटेक्ट थे उसको मैंने पूरे देश में घुमाया, बाहर भी घुमाया, बहुत सारे ऑडिटोरियम्स दिखाए, दिन रात डेलीब्रेशन। वो पूरे कैंपस का कॉन्सेप्ट बना, सब कुछ बना, प्रोजेक्ट बन करके भारत सरकार को सबमिट भी हो गया। जैसे ही सबमिट हुआ तो इस बीच मैंने समबडी, कोई दोस्त दोस्त बहुत है ना, क्या करें। और किसी ने किसी को आगे ला करके उस पे लिटिगेशन करवा दिया कि ये जो है मतलब ये ज़मीन, हालांकि वही लिटिगेशन ये था कि ये ज़मीन जो है, ये रोशनी एक एक्ट सुना होगा, जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रसिद्ध था कि रोशनी हम्म। के तहत जो अगर आपने कोई ज़मीन अपने उसमें रखी हो पोजीशन में, तो एक लंबे समय तक आपके अधीन हो, सरकार की ज़मीन हो, तो आप उसके हकदार बन सकते हैं। तो उस व्यक्ति तो कोई और सामने था, पीछे तो वही हमारे ही कंटेम्परेरीज थे जिन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाए। तो फिर कोर्ट का मामला आ गया। फिर मैं बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपकी एक ऊर्जा होती है ना, जो एक आप समय आपने दिया होता है, वो जब डिस्करेज होता है तो जाहिर है आप थोड़ा डिसइल्यूजन्ड होते हैं। ये शायद ये भी एक कारण था कि मैंने फिर 2018 में शायद आई वेंट फॉर फॉरेन असाइनमेंट। लेकिन 2020 में जाकर के वो लिटिगेशन जो है केम इन माय फेवर, हमने केस जीता। अच्छा। तब जब मैंने जीता तब मैं देश में था नहीं, तब मैं विदेश में था। और फिर वापस आए। वो ज़मीन चलिए, अभी भी हमारी वही है। हमारी अच्छी दुआएं हाँ, आपके साथ है। आप हाँ। देखिए, बात करते करते 1 घंटा लगभग 20 मिनट निकल गए, पता भी नहीं चला। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और अंत में बस संक्षिप्त में बताइए कि अब आगे क्या विचार है आपके? क्या फिर बाहर जाकर कुछ सेवा देना चाहते हैं, या अभी अब फिलहाल नटरंग के साथ ही जुड़े रहेंगे? देखिए, अब दोनों मैंने अपने आप को मतलब क्या कहते हैं कि जो होगा वही करेंगे। इन केस इफ आई गो आउटसाइड, तब भी अगर मैं यहाँ भी रहता हूँ, वो जो मिशन जो अकम्प्लिश नहीं हुआ था कैंपस वाला, वो तो करना ही करना, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर मैं नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, तो उसको थोड़ा बड़ा रिगरस लेवल पे फिर से उतनी ऊर्जा जुटाने की कोशिश करूंगा। हालांकि एक समय में सब कुछ हो गया था, यू वॉन्ट बिलीव। हमने ये टोटल प्रोजेक्ट कोई 15 करोड़ का हमने एनालाइज किया था। 15 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। और उसमें लैंड सरकार ने दी थी, और एक पार्टनरशिप में कर रहे थे हम और जेडीए मिल करके। तो उसके लिए हम्म। जो 15% का जो 40% होता है, यानी इसको 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए के इंटेंट मैंने इकट्ठे कर लिए थे। आप ये सोचिए।
मेरे पास 6 करोड़ के डॉक्यूमेंट थे कि 6 करोड़ हम लोग इकट्ठा करके दे देंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। भारत सरकार ने अप्रूव करना था और आज मेरा टारगेट ये था कि बाय 2016 एंडिंग या 17 की बिगिनिंग में हमारा कैंपस इनॉग्रेट होना था। देखिए, अब आदमी सोचता है, मैन हो प्रपोज जाएगा इज सर, गॉड सर इज हो जाएगा। होल्डिंग। ये कला, कला का मंदिर है, कला का मंदिर है, कला का केंद्र लेकिन है। मेरा बहुत बहुत ड्रीम है कि देखिए, मैं खुद सरकार में रहा हूँ और सरकार कल्चर नहीं चला सकती। ये इंडिविजुअल्स चला सकते हैं अगर उनको थोड़े रिसोर्सफुल दिए जाएं, उनके कमांड में कुछ अच्छी चीज़ें और प्रोवाइड उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आई कैन से विद अथॉरिटी कि साहब एक बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं। आप भी अपने यहाँ शेक्सपियर तो नहीं ला सकते, बट कम से कम उस तरह का एक प्रोफेशनल थिएटर। अब मैं ये कई मंचों पे कह चुका हूँ, हम लोग ना पूरे भारत में लोगों को एक पूरा एनुअल कैलेंडर नहीं दे पाते। हम आपके पास जाते हैं, ओ महाराज हम लोग ना ये देखिए जी 25 दिसंबर को नाटक कर रहे हैं, ये जरा शाम के 6 बजे आना। हाउ आई एम श्योर साहब रैना साहब उस दिन फ्री होंगे, है ना? तो रैना साहब को क्या चाहिए, रैना साहब को एक कैलेंडर चाहिए हमारा पूरे साल का। जब जिस दिन रैना साहब को टाइम होगा वो कैलेंडर में देखेंगे, अच्छा आज नटरंग में क्या हो रहा है, कितने क्या बजे बात है। कौन से आरडी में क्या शो हो रहा है, तब जाके प्रोफेशनल थिएटर बनेगा, तब जाके ऑडियंस बढ़ेगा। वरना आप हमेशा वही वही वो क्या कहते हैं उसी साइकिल में रहेंगे। आप प्रोडक्शन बना रहे हैं, बनाने के बाद फिर दौड़ रहे हैं, फिर लोगों के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जा आ जाओ देखो, आ जाओ देखो। वो कितने लोग आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। एक प्रोफेशनल थिएटर तभी बन पाएगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अपना है, रेperटरी हमारी अपनी है। हम साल भर के प्लानिंग के साथ, 2 साल की प्लानिंग के साथ, मैं इटली में था, वहाँ 2-2 साल एडवांस में कैलेंडर जो है प्रकाशित होता है थिएटर ग्रुप्स का, 2 साल एडवांस जी में, 2 जी इयर्स इन जी एडवांस। जी। 2 साल बाद का मैं किस दिन कौन सा नाटक किस थिएटर में होगा वो पहले से ही अनाउंस कर देते हैं। आप सोचिए, क्या जब बात, तक ये क्या चीजें बात। नहीं होंगी चलिए हमारे चलिए, यहाँ। ईश्वर से प्रार्थना है आपका ये सपना भी पूरा हो जाए। अच्छा, जो मित्र जुड़े रहे उनके लिए 2 शब्द कहिए। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे, मैं राणा जी का बहुत धन्यवादी हूँ सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया और कुछ बड़े नए लोगों से मुझे लगता है रूबरू होने का मौका मिला, जिन्होंने मेरे को सुना और मैंने कोई शब्द इधर उधर बोले हों, क्योंकि मैं बड़े अपने ही फ्लो में, अपने ही मजे में, अपने ही उस नहीं बहाव नहीं, में बहुत बोलता बढ़िया, हूँ। बहुत बहुत आई अच्छी। नेवर और कैलकुलेट वर्ड्स। हम्म। बाद में जी। जिन मित्रों के कमेंट्स आए हैं, आप चाहें तो उनको आप उनका आप अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट दे सकते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत 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 धन्यवाद बलवंत ठाकुर जी। बहुत सार्थक बातचीत रही, बहुत अच्छी बातचीत रही। हमें भी बहुत सारी जानकारियां मिली आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज उपस्थित थे जम्मू से सुपरिचित रंगकर्मी और नाटककार श्री बलवंत ठाकुर। इसके साथ ही हमें आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। उपेंद्र नाथ रैना को अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और